हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 971। एक स्पेसशिप मिल्की वे के केंद्र के पास वॉइड में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स थे और वे लगातार स्पेसशिप पर हमला कर रहे थे। हालांकि ब्लैक हॉर्न शिप्स अस्थायी रूप से स्पेसशिप के डिफेंस को नहीं तोड़ सके थे, लेकिन अगर यह जारी रहा तो डिफेंस को विफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आखिरकार ब्लैक हॉर्न शिप्स ऑक्टागन से एक पायदान नीचे के अटैक टाइप शिप्स थे। इस बीच वह स्पेसशिप केवल एक कमर्शियल टाइप शिप था। इसका ध्यान डिफेंस पर था और इसके पास मजबूत हमला करने की शक्ति नहीं थी। इतने सारे ब्लैक हॉर्न शिप्स की घेराबंदी का सामना करते हुए इसके पास जवाबी कार्रवाई का कोई साधन नहीं था। यदि ब्लैक हॉर्न शिप्स उस पर हमला करना जारी रखते तो उसका डिफेंस धीरे धीरे टूट जाता। इस समय स्पेसशिप के अंदर एक असाधारण रूप से सुंदर युवा महिला अपनी बाहें सिकुड़कर उन एक दर्जन या उससे अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स को देख रही थी जो कुछ ही दूरी पर उनका पीछा कर रहे थे। मिया कॉनकॉर्ड मिल्की वे की 4 फेरीज में से डांसिंग फेरी थी। इस बार उन्हें शुरू में प्लैनेट बाउंडलेस के प्रमुख बग द्वारा प्लैनेट बाउंडलेस पर गेस्ट बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्लैनेट बाउंडलेस के बग ने हाल ही में स्टार रियलम से यूनिवर्स रियलम में प्रवेश किया था। चूंकि वह कॉस्मोस रैंक पर पहुंच गया था, इसलिए उसने कई दोस्तों को प्लैनेट बाउंडलेस पर गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। मिया भी उन आमंत्रित लोगों में से एक थी। वह मूल रूप से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह प्लैनेट बाउंडलेस से बहुत दूर रहती थी। इसके कारण उसे मिल्की वे के कोर के किनारे से गुजरना पड़ता। हालांकि बक ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वह मना नहीं कर सकी, इसलिए मिया ने जाने का फैसला किया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी यात्रा के बीच में उसे स्पेस पायरेट्स मिलेंगे, जिसके परिणामस्वरूप अब तक उसका पीछा किया जा रहा था। स्पेस पायरेट्स मिल्की वे के कोर के बाहर सक्रिय डाकुओं का एक समूह थे। वे वहां से गुजरने वाले किसी भी कमर्शियल स्पेसशिप को लूट लेते थे। मिया समझ नहीं पा रही थी। वह केवल मिल्की वे के कोर के किनारे से गुजरी थी और कोर से बाहर नहीं आई थी। मिल्की वे के कोर का बाहरी हिस्सा बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत कम स्पेस पायरेट्स हैं। फिर भी मुझे इन नफरत भरे स्पेस पायरेट्स का सामना क्यों करना पड़ा? क्या किसी ने मेरे ठिकाने का खुलासा किया? क्या किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची? मिया सोच में डूबी हुई थी। मिस मिया, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारा डिफेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में टूट जाएगा और हम अपनी सुरक्षा खो देंगे। उस समय हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, मिया के पास खड़ी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने घबराहट में कहा। मिस केन, दूसरे पक्ष ने क्या कहा? मिया ने पूछा। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी। हालांकि यह एक घंटी की तरह स्पष्ट थी, लेकिन इसमें कोमलता का पुट था। उसकी आवाज़ सुनकर किसी को भी सुखद एहसास होगा। उन्होंने कहा। मिस केन हिचकिचाईं। तुम मुझे बता सकती हो? मैंने इन वर्षों में हर तरह की भयानक बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि आपको आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उनके लीडर की पत्नी बनना चाहिए। फिर उनके पुरुषों की 100 साल तक सेवा करने के बाद वे आपको जाने देंगे। सच में? उनसे कहो कि मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन उन्हें पहले तुम्हें जाने देना होगा। मिस मिया, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं जाऊंगी। हम साथ मरेंगे। इसके अलावा तुम इन स्पेस पायरेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें उनसे ये वादा नहीं करना चाहिए। मिस केन ने तुरंत मना कर दिया। मिस केन, अगर वे सहमत होते हैं तो आपको पहले चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अकेले भागना आसान होगा। अन्यथा अगर हम सभी इतने बड़े समूह में साथ रहे तो शायद हम नहीं निकल पाएंगे, मिया ने शांति से कहा। वह इस तरह की बड़ी दुविधा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रही थी। मिस मिया, इन स्पेस पायरेट से निपटने पर किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जा सकती। मिस केन, यह मत भूलिए कि मैं भी एक बिगिनर्स टेलर एंकर हूँ। अगर मैं अकेली हूं तो मुझे अपनी पूरी जान लगाकर लड़ने पर भागने का मौका मिल सकता है। इसलिए आपको पहले जाना होगा। लेकिन मिस केन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी कम्युनिकेशन डिवाइस बज उठा। उसने इसे चालू किया और पूछा, क्या बात है? मिस केन, हमारे आगे एक ऑक्टागन है। मिया की आंखें अचानक चमक उठीं। ऑक्टागन एक सैन्य हथियार था जो केवल प्रमुख शक्तियों के पास होता था। वह अब बच सकती थी क्योंकि उसका सामना इससे हुआ था। वह ये भी जानती थी कि एक बार इन स्पेस पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया तो उसका क्या होगा। अध्याय 972। यदि संभव होता तो वह निश्चित रूप से इन बुरे लोगों से निपटना नहीं चाहती थी। क्या एक ऑक्टागन? मैं अभी वहां आती हूँ। फ्रीडा ने बोलना समाप्त करने के बाद मिया से कहा। मिस मिया, हमारे सामने एक ऑक्टागन है। चलिए देखते हैं कि क्या हम उनसे मदद मांग सकते हैं। जरूर। दोनों साथ में स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में गईं। जब वे कंट्रोल रूम में थीं तो उन्होंने एक विशाल ऑक्टागन को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। ऑक्टागन जैसे सैन्य हथियारों के पास होने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मिल्की वे एम्पायर में एक प्रमुख शक्ति होगा। दूसरे पक्ष से संपर्क करने के लिए अनुरोध भेजें, मिया ने कहा। जी मिस मिया, स्पेसशिप ने कनेक्ट करने के लिए अनुरोध भेजा।
थोड़ी देर बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्पेसशिप कंट्रोल रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि ऑक्टागन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। अगर ऐसा होता तो उनके पास मदद मांगने का मौका भी नहीं होता। अब जब ऑक्टागन ने स्वीकार कर लिया था तो उन्हें कम से कम कुछ उम्मीद थी कि ऑक्टागन उनकी मदद करने के लिए सहमत होगा। जब कोई अपने सबसे हताश समय में होता है तो उम्मीद की छोटी सी किरण भी उत्साह से परे होती है। यदि उनका सामना ऑक्टागन से नहीं हुआ होता तो वे देर सबेर पकड़े ही जाते। क्या बात है, स्पेसशिप कंट्रोल रूम में एक पुरुष की आवाज़ गूंजी। इस आवाज़ का स्रोत साहिल था। जैसे ही उसने अनुरोध स्वीकार किया उसने ये सवाल पूछा, नमस्ते, मैं मिया कॉनकॉर्ड हूँ और प्लैनेट बाउंडलेस के रास्ते में हमें स्पेस पायरेट्स मिल गए हैं। कृपया हमारी मदद करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगी, मिया ने कहा। जब ऑक्टागन के कंट्रोल रूम के अंदर के लोगों ने मिया का नाम सुना तो वे उत्साह में हाँफने लगे। मिया कॉनकॉर्ड, मिल्की वे की 4 फेरीज में से डांस फेरी मिया। हमारा सामना डांस फेरी से हुआ। मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे भी। मैंने सुना है कि उसका ऑटोग्राफ अब आसमान छूती कीमत पर है। हालांकि साहिल मिया कॉनकॉर्ड या डांस फेरी को नहीं जानता था। मिस कॉनकॉर्ड, है ना? मुझे खेद है, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, साहिल ने अस्वीकार कर दिया। स्पेसशिप के कंट्रोल रूम के अंदर साहिल के शब्दों ने ठंडे पानी की बाल्टी की तरह काम किया, जिससे सभी का उत्साह ठंडा हो गया। मिया ने भी भौहें सिकोड़ी। मिल्की वे के कोर में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? 4 फेरीज को कौन नहीं जानता? ठीक है, अगर वह मदद नहीं करना चाहता, लेकिन उसने क्यों कहा कि वह मुझे नहीं जानता? या तो यह व्यक्ति एक एबोरिजिन है या वह बस मेरी मदद नहीं करना चाहता। लेकिन एक एबोरिजिन के पास ऑक्टागन कैसे होगा? इसलिए मिया को लगा कि यह व्यक्ति बस उसकी मदद नहीं करना चाहता। उसके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं था क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही हृदयहीन था। आखिरकार उसकी मदद करना उसकी मजबूरी नहीं थी। हालांकि मिया फिर भी एक बार फिर कोशिश करना चाहती थी क्योंकि यह न केवल उसके जीवन से संबंधित था, यह स्पेसशिप पर मौजूद दर्जनों लोगों के जीवन और मृत्यु को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा ये लोग लंबे समय से उसके साथ थे। अध्याय 973। मिल्की वे की 4 फेरीज में से केवल डांसिंग फेरी मिया के पास मजबूत पृष्ठभूमि की कमी थी। वह एक छोटे से परिवार में पैदा हुई थी। हालांकि उसने अपनी क्षमता के बल पर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए 4 फेरीज के बीच स्थान प्राप्त किया। आकाशगंगा में अनगिनत लोग उसे प्यार और पूजते भी थे। हालांकि उसे 4 फेरीज में केवल अंतिम स्थान दिया गया था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसे साधारण लोग कभी हासिल नहीं कर सकते थे। किसी को पता होना चाहिए कि अन्य 3 फेरीज प्रमुख शक्तियों से थीं और उनकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी। विशेष रूप से 4 फेरीज की प्रमुख एस्ट्रिड बार्लो मिल्की वे एम्पायर की राजकुमारी थी। महान शक्तियों के अनगिनत लोगों को उसे हर रॉयल हाइनेस कहकर संबोधित करना पड़ता था। उसका दर्जा ऊंचा था और लोग उसे सम्मान से देखते थे। हालांकि अन्य 2 का दर्जा एस्ट्रिड के बराबर नहीं था, लेकिन उनका दर्जा निश्चित रूप से मिया से बहुत ऊंचा था। कम से कम वे यात्रा करते समय कभी भी कमर्शियल स्पेसशिप नहीं लेती थीं। उनके स्पेस पायरेट्स द्वारा रोके जाने की संभावना और भी कम थी। मिया की पृष्ठभूमि शक्तिशाली नहीं होने के कारण ही बहुत से लोग हमेशा उस पर नजर रखते थे। वह प्रमुख शक्तियों के निमंत्रण को अस्वीकार करने में असमर्थ थी, अन्यथा उसके पीछे के परिवार के शामिल होने की संभावना थी। इस बार प्लैनेट बाउंडलेस जाने का कारण यह था कि उसे आमंत्रित किया गया था और बग द्वारा धमकी भी दी गई थी। एक प्लैनेट का प्रमुख जिसकी कॉम्बैट पावर बिगिनर कॉस्मॉस रैंक तक पहुंच गई थी, वह मिल्की वे में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। इसके अलावा बग के पीछे की शक्तियां और भी भयानक थीं और वह किसी भी यादृच्छिक बहाने का उपयोग करके कॉनकॉर्ड परिवार से आसानी से छुटकारा पा सकता था। हालांकि भले ही कई बड़े लोग मिया पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन कभी भी किसी के द्वारा उस पर सफलतापूर्वक हावी होने की खबर नहीं मिली थी। यही कारण था कि उसे अनगिनत युवा पसंद करते थे। स्पेस पायरेट्स के ब्लैक हॉर्न शिप्स अभी भी लगातार मिया के स्पेसशिप पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बार मिया के ठिकाने का पता था, इसलिए उन्होंने उसे मिल्की वे के कोर से बाहर निकालने के लिए उसका रास्ता रोक दिया। बाहर उनकी दुनिया थी क्योंकि स्पेस पायरेट्स आसानी से कोर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक बार मिल्की वे एम्पायर के अधिकारियों को उनके बारे में पता चल जाने पर उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अगर यह अन्य 3 फेरीज में से कोई भी होती तो स्पेस पायरेट्स ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। भले ही वे हताश लोगों का एक समूह थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। एक बार जब उन्होंने प्रमुख शक्तियों को उकसाया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। स्पेसशिप के कंट्रोल रूम के अंदर, हमें बचाने के लिए आपको क्या चाहिए? जब तक यह मेरी शक्ति के भीतर है, मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगी, मिया ने पूछा। उसे लगा कि इसकी बहुत संभावना है कि दूसरा पक्ष उससे शर्तों के बारे में बात करना चाहता था। आखिरकार इस आकाशगंगा में बहुत से पुरुष उस पर नजर गड़ाए हुए थे।
कई प्रमुख शक्तियों के प्रत्यक्ष वंशजों और यहाँ तक कि परिवारों के प्रमुखों ने भी खुद को गुप्त और खुले तौर पर व्यक्त किया था। हालांकि मिया विभिन्न बहानों का उपयोग करके उनसे बच निकलती थी। वे सभी लोग प्रतिष्ठित और सम्मानित थे। इसके अलावा मिया प्रसिद्ध भी थी, इसलिए वे मिया के खिलाफ बल का प्रयोग भी नहीं करेंगे। महान शक्ति वाले लोगों को अपनी गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि मिया स्पष्ट रूप से इस स्थिति में मना नहीं कर सकती थी। यदि उसे विकल्प दिया जाता तो निश्चित रूप से वह स्पेस पायरेट्स के हाथों में नहीं पड़ना चाहती थी। यह उसका जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए वह साहिल के अनुरोध से सहमत होना पसंद करेगी, क्योंकि वह कम लिस्ट में कम से कम एक शक्तिशाली शक्ति पर भरोसा करने में सक्षम होगी जिसके पास यह ऑक्टागन था। अध्याय 974। बस ये था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होगी और वह बस उसकी मदद नहीं करना चाहता था। ऑक्टागन के कंट्रोल रूम के ऑपरेटर दीवाने हो गए। मिया ने वास्तव में ऐसा कहा। यदि वे मिया को बचाते हैं तो मास्टर साहिल उसे अपनी दासी भी बना सकते हैं। अगर यह बात बाहर निकली तो ये कितना प्रभावशाली होगा। मिया मिल्की वे की 4 फेरीज में से एक थी। अनगिनत बड़े लोग उसे अपनी बाहों में लेना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। इस बीच उनके पास अभी यह अवसर था। ऑक्टागन के लिए 1 दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स के पीछा करने से मिया को छुड़ाना आसान होगा। आखिरकार ऑक्टागन ब्लैक हॉर्न शिप से एक स्तर ऊपर था। ब्लैक हॉर्न शिप के हमले ऑक्टागन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके विपरीत ऑक्टागन का हमला एक ही झटके में ब्लैक हॉर्न शिप को नष्ट कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि मास्टर साहिल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डांस फेरी कितनी प्रसिद्ध है, और न ही उन्हें इस बात का कोई अंदाजा था कि कितने लोग उसके प्रति जुनूनी थे। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? साहिल ने पूछा। साहिल एक नवागंतुक था और बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह 2 शक्तियों के बीच युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। टफिन परिवार उसे सिरदर्द देने के लिए काफ़ी था। यदि वह एक और प्रमुख शक्ति को उकसाता है तो क्या वह अपने लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा? सर, ये लोग मिल्की वे के कोर के बाहर के स्पेस पायरेट्स हैं। मुझे प्लेनेट बाउंडलेस के प्रमुख बग द्वारा यूनिवर्स रियलम में उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए प्लेनेट बाउंडलेस जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि मुझे अपनी यात्रा के बीच में इन स्पेस पायरेट्स से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हमारा डिफेंस अब और हमलों को संभालने में सक्षम नहीं होगा। कृपया हमारी मदद करें, सर। मैं हमेशा आभारी रहूंगी, मिया ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। स्पेस पायरेट्स, प्लेनेट बाउंडलेस के प्रमुख बग की यूनिवर्स रियलम में सफलता का जश्न मनाना। क्या इसके लिए भी जश्न मनाने की ज़रूरत है? ऐसा लगता है कि स्टेला सिविलाइजेशन गैलेक्सी के लोग पृथ्वी के साधारण लोगों से अलग नहीं हैं। उन सभी को मस्ती करना पसंद है। साहिल ने चुपचाप सोचा। वह नहीं जानता था कि बग कौन था, लेकिन वह इंटरनेट से स्पेस पायरेट्स के बारे में थोड़ा जानता था। ये लोग अपराधियों के समान थे जो लगातार कानून को चुनौती दे रहे थे। वे आगजनी, हत्या और लूटपाट में विशेषज्ञ थे। यदि उनके द्वारा पकड़े गए तो पीड़ितों को निश्चित रूप से अपना पैसा और जीवन खोना पड़ेगा। तो क्या मुझे उन्हें बचाना चाहिए या नहीं? साहिल के स्वभाव के अनुसार उसका दिल उन्हें बचाने की ओर अधिक झुका हुआ था। हालांकि वह वर्तमान में एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था, इसलिए यहाँ अपना समय बर्बाद करना नासमझी होगी। जब साहिल मना करने वाला था तभी उसने एक और आवाज़ सुनी। मिस मिया कॉनकॉर्ड, बस एक अच्छी लड़की बनो और आत्मसमर्पण कर दो। जब तक तुम मेरे पुरुषों और मेरी 100 साल तक सेवा करोगी, हम तुम्हें जाने देंगे। यदि नहीं तो आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। साथ ही मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हम यहाँ 1384 लोग हैं। हाँ, फिर एक और आवाज़ ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मुझे तुम्हें सलाह देनी चाहिए कि तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तुम हस्तक्षेप करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अपने पीछे की शक्तियों के लिए मुसीबत खड़ी करने से सावधान रहो। बाद वाला संदेश स्पष्ट रूप से साहिल को निर्देशित था। उन्होंने हमसे संपर्क कैसे किया? साहिल ने ऑक्टागन के कमांडर से पूछा। मास्टर साहिल, हमने संदेश स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ज़बरदस्ती हमें हैक कर लिया, कमांडर ने जवाब दिया। तुम हमारी ताकत की सीमा की कल्पना नहीं कर सकते। बस चुपचाप चले जाओ। यदि नहीं तो ऑक्टागन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उन्हें बाहर निकाल दो, साहिल ने कमांडर से कहा। जी मास्टर साहिल, जल्द ही, कमांडर ने कहा। मास्टर साहिल, मैं नहीं कर सकता। वे शायद कुछ विशेष युक्तियों का उपयोग कर रहे होंगे। अपने प्रयासों को बर्बाद करना बंद करो। चूंकि हम तुम्हारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं तो तुम हमें बाहर कैसे निकाल सकते हो? यदि तुम स्मार्ट हो बच्चे तो तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। यदि नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास ऑक्टागन की सुरक्षा है इसलिए हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अप्रासंगिक विदूषक जैसे स्पेस पायरेट्स की मेरे सामने इतनी अहंकार दिखाने की हिम्मत कब से हो गई? शिप का हैच खोलो और मिया को अंदर आने दो।
उसके बाद लेजर कैनन तैयार करो और उन्हें दिखाओ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें उन्हें नहीं कहना चाहिए, साहिल ने लापरवाही से कहा। अगर स्पेस पायरेट्स ने ऐसी बातें नहीं कही होती तो शायद उसने मिया को नहीं बचाया होता। आखिरकार उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं और वह अपना समय यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि चूंकि उन्होंने ऐसा कहा, क्या वह कमजोर नहीं लगेगा यदि उसने उन्हें जवाब नहीं दिया। आखिरकार वह एक पीक कॉस्मॉस रैंकर था। अध्याय 975। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मिया ने खुशी से कहा। कमीने, तुम मौत मांग रहे हो, स्पेस पायरेट दहाड़ा। उन्होंने अभी अभी वह इनाम खो दिया था जो उनके हाथ की हथेली में था, तो उन्हें पागलपन महसूस क्यों नहीं होगा। जब उन्होंने सोचा कि यदि वे मिशन में विफल रहे तो उन्हें अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, स्पेस पायरेट्स जो किनारे पर रहने के आदी थे, अनियंत्रित रूप से काम उठे। वे मिया से संयोग से नहीं मिले थे, इसके बजाय उन्हें किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने मिया को पकड़ने के लिए आने का आदेश दिया था। वे झांसा दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि मिया 100 साल तक उनकी सेवा करे। मिया, 4 फेरीज में से एक पर उनकी बारी कैसे आएगी? यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा, चाहे वे मिल्की वे में कहीं भी हों, भले ही मिया के पास उसका समर्थन करने वाली शक्तिशाली शक्ति न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से शक्तिशाली लोग थे जो मिया की प्रशंसा करते थे। दूसरों को छोड़ दें तो वे उस व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे जिसने उन्हें आदेश दिया था। उसका एक शब्द आसानी से उनका भाग्य तय कर सकता था। मृत्यु ही उनका सबसे अच्छा परिणाम हो सकती है जब तक कि वे मिल्की वे के बिल्कुल किनारे पर भाग न जाएं और कभी वापस न आएं। उन्हें संभवतः हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा और उन्हें मृत्यु से भी बदतर भाग्य भुगतना पड़ेगा। ऑक्टागन का हैच खुला और मिया का स्पेसशिप जल्दी से अंदर चला गया। जब तक वे ऑक्टागन के अंदर रहेंगे तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि स्पेस पायरेट्स उन्हें यह मौका नहीं देना चाहते थे। 1 दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स ने हमला करना बंद कर दिया और फॉर्मेशन बदल लिया। अब वे हाफ सर्कल में व्यवस्थित थे। साथ ही सभी ब्लैक हॉर्न शिप्स ने अपनी ऊर्जा एकत्र की और उन्हें अर्धवृत्त के केंद्र में केंद्रित किया। ये स्ट्राइक स्पष्ट रूप से उनमें से प्रत्येक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमला करने की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगी। मिस मिया, हमने अपने पीछे एक बड़ी ऊर्जा का संचय पाया है। यदि हम पर हमला हुआ तो हम इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? गति बढ़ाएं। जब तक हम ऑक्टागन के अंदर हैं हम सुरक्षित रहेंगे, मिया ने भौहें सिकोड़कर कहा। वह भी बहुत घबराई हुई थी। इस समय ऑक्टागन के 8 कोनों ने भी ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। मिया का स्पेसशिप ऑक्टागन के केबिन में प्रवेश करने ही वाला था जब दोनों पक्ष संपर्क बनाने वाले थे। फिर उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा अंततः लॉन्च हुई। बैंग! मिस मिया, मिस केन चिल्लाईं। स्पेसशिप में लोगों के दिल उनके गले तक आ गए। वे ऑक्टागन के खुले केबिन की पहुंच के भीतर थे, लेकिन अगर उन पर पीछे से हमला किया गया तो उनका पूरा स्पेसशिप तुरंत बिखर जाएगा और बचने का कोई मौका नहीं होगा। एक बिगिनर स्टेलर रैंकर मिया के अलावा उनमें से कोई भी इस शक्तिशाली हमले से नहीं बच सका। मिया भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। 1 दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा कोई मजाक नहीं थी। ये प्रहार स्टेलर रैंक पर होगा, इसलिए यदि ऑक्टागन पर हमला होता है तो उसके लिए भी विरोध करना थोड़ा कठिन होगा। वूश! ब्लैक हॉर्न शिप्स द्वारा एकत्र किए गए ऊर्जा कैनन स्पेसशिप के पास से गुजरे और सीधे ऑक्टागन पर गिरे जहां साहिल था। इन स्पेस पायरेट्स का मतलब कभी भी मिया के स्पेसशिप पर हमला करना नहीं था, अन्यथा वे उसे पकड़ने की कोशिश करने की जहमत नहीं उठाते। इतनी देर क्यों बेकार में समय गंवाना? उन्हें जो आदेश मिला था वह मिया को जीवित और सुरक्षित पकड़ने का था। वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो सकती थी, अन्यथा वे खुद को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने इस प्रहार का सामना किया जो ऑक्टागन के डिफेंस को भेद देगा तो साहिल और अन्य लोग डरे नहीं। इसके विपरीत उन्होंने 8 कोनों द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा का उत्सर्जन किया। बूम! दोनों पक्षों द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा एक दूसरे से टकरा गई। विशाल शॉकवेव ने मिया के स्पेसशिप को उड़ा दिया। हालांकि क्योंकि शिप सीधे हिट नहीं हुआ था, शॉकवेव ने केवल इसके डिफेंस को तोड़ा और अंदर मौजूद मिया और अन्य लोगों को चोट नहीं पहुंचाई। जाओ, स्पेसशिप फटने वाला है, अभी यहां से बाहर निकलो। मिया के बोलना समाप्त करने के बाद उसने स्पेसशिप छोड़ दिया और पहले भाग निकली। बाकी लोग भी मिया के पीछे स्पेसशिप से बाहर निकल गए। चाहे वह कमर्शियल स्पेसशिप हो या सैन्य फ्लाइंग वेसल, डिफेंस के टूटने ही उसमें विस्फोट हो जाएगा। मिया दर्जनों लोगों की अपनी टीम के साथ शून्य में भाग गई। बूम! उनके भागने के ठीक बाद स्पेसशिप एक जोरदार धमाके के साथ राख में बदल गया। अपने स्पेसशिप की सुरक्षा के बिना मिया और अन्य लोग सभी की नजरों के सामने आ गए। दर्जनों लोगों की टीम में एक भी पुरुष नहीं था, वे सभी भव्य महिलाएं थीं। चाहे वे बूढ़ी हो या जवान, वे सभी कम से कम 9 थीं। साथ ही मिया इन सुंदरियों के बीच अलग खड़ी थी और एक मोती की तरह चमक रही थी।
ये पहली बार था जब साहिल ने ऐसी शीर्ष स्वभाव, उपस्थिति और फिगर वाली महिला देखी थी। जिन लोगों को वह जानता था उनमें शायद भविष्य में केवल सेलेना ही मिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, क्योंकि अभी सेलेना भी उससे तुलना नहीं कर सकती थी। जहां तक दूर मौजूद स्पेस पायरेट्स के समूह का सवाल है, मिया को देखकर उनके मुंह में पानी आने लगा। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि मिया कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके लिए वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। हालांकि भले ही वे मिया पर अपना हाथ न डाल सकें, लेकिन उसके आसपास उन सुंदरियों का होना अच्छा होगा। वे लोग भी आश्चर्यजनक थे। बेशक पहली चीज जो उन्हें अब करनी थी वह थी अपने सामने ऑक्टागन से छुटकारा पाना। यदि वे साहिल और अन्य लोगों से छुटकारा पा सकें तो उनके सामने मौजूद सुंदरियां उनकी होंगी। एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उन्होंने ऊर्जा एकत्र करना जारी रखा क्योंकि वे ऑक्टागन को उन्हें तितर बितर करने का मौका नहीं दे सकते थे। ब्लैक हॉर्न शिप्स पहले से ही ऑक्टागन से एक पायदान नीचे थे। यदि वे फैले हुए होते तो ब्लैक हॉर्न शिप्स के अलग अलग हमले ऑक्टागन के डिफेंस को कभी नहीं तोड़ पाते। केवल अपनी ऊर्जा एकत्र करके ही वे ऑक्टागन के डिफेंस को भेद पाएंगे। ऑक्टागन का कंट्रोल रूम। कमांडर हमले का विरोध करने के लिए ऊर्जा एकत्र करना जारी रखने की तैयारी कर रहा था जब उसने साहिल की आवाज़ सुनी। हैच खोलो, मैं उनसे निपटने के लिए बाहर जाऊंगा। मेरे काम खत्म होने के बाद हमें जल्दी निकलना चाहिए। मेरे पास आगे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं उनके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जी मास्टर साहिल, कमांडर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स ने ऊर्जा एकत्र करना जारी रखा, लेकिन ऑक्टागन अप्रभावित था। शून्य में खड़ी मिया और अन्य लोग हैरान थे। एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स द्वारा एकत्र की गई ऊर्जा स्पष्ट रूप से ऑक्टागन के डिफेंस को तोड़ने में सक्षम थी। यदि वे हमला नहीं करवाना चाहते थे तो एकमात्र रास्ता अभी की तरह एक दूसरे का आमना सामना करना था और देखना था कि किसकी ऊर्जा पहले समाप्त होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्टागन की ऊर्जा पहले ही खत्म हो गई हो? मिया ने सोचा। ये काफी संभव था। आखिरकार ऑक्टागन अभी बाहरी इलाके से वापस आया था, जो कि एक लंबी यात्रा रही होगी। इसलिए उनके लिए ऊर्जा का खत्म होना असंभव नहीं था। यदि ऐसा हुआ तो वे बर्बाद हो जाएंगे। अध्याय 976। इस समय स्पेस पायरेट्स बहुत उत्साहित थे। ऑक्टागन की ऊर्जा खत्म हो गई। हाँ, भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार जब वे ऑक्टागन से निपट लेंगे तो मिया और अन्य लोग उनसे बच नहीं पाएंगे। कार्य पूरा करने के बाद उन्हें भारी लाभ भी मिल सकता था। इसके अलावा वहां दर्जनों सुंदरियां भी थीं जो उनके आनंद लेने की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्हें परवाह नहीं थी कि वे साहिल जैसे किसी व्यक्ति को मारते हैं तो वे किसी प्रमुख शक्ति को नाराज करेंगे या नहीं। उनमें से किसके पीछे कोई समर्थन नहीं था। यदि उनके पास कोई सहारा नहीं होता तो क्या वे मिया को रोकने की हिम्मत करते? जब तक वे मिया को अपने मालिक के पास सुरक्षित वापस ला सकते थे, उन्हें बाकी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई उनके लिए इसे सुलझा लेगा। इस क्षण तक उन्होंने ऊर्जा एकत्र करना लगभग समाप्त कर दिया था। मिया और अन्य निराश थे। उन्होंने आशा की एक किरण देखी और सोचा कि उन्हें बचा लिया जाएगा। परिणामस्वरूप उन्होंने अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष को भी इसमें शामिल कर लिया। इससे मिया को थोड़ा असहज महसूस हुआ। यदि आप उन्हें जाने देते हैं तो मैं स्वेच्छा से आपके साथ चलूंगी। मुझे पता है कि आपको किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने मुझे जीवित पकड़ने के लिए आने का आदेश दिया था। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं अभी आपके सामने खुद को मार लूंगी ताकि आप वापस जाने पर अपने मालिक को स्पष्टीकरण न दे सकें। मिया चिल्लाई। बोलना समाप्त करने के बाद उसने एक नाजुक खंजर निकाला और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। मिस मिया, नहीं, मिस केन और अन्य ने उसके पास घबराहट में कहा। स्पेस पायरेट्स ने सुना कि मिया ने क्या कहा और एक पल के लिए वे झिझक गए। कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई और गोलमटोल चेहरे वाला एक हट्टा कट्टा आदमी ब्लैक हॉर्न शिप्स में से एक में बैठा था। वह स्पेस पायरेट्स के इस समूह का लीडर था और निश्चित रूप से मिया की बातें उस तक पहुंची। हमें क्या करना चाहिए, बॉस? उसके बगल में बैठे एक धूर्त आंखों वाले छोटे आदमी ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं? जल्दी करो और हमला रोको। अगर मिया सच में आत्महत्या कर लेती है और उस बड़े आदमी को गुस्सा आ जाता है तो हम सब मर जाएंगे। हट्टा कट्टा आदमी गुर्राया। जी बॉस। फिर उसने अन्य ब्लैक हॉर्न शिप्स में मौजूद स्पेस पायरेट्स को ऊर्जा एकत्र करना बंद करने के लिए सूचित किया। जैसा मैंने सोचा था। मिया की परिकल्पना की पुष्टि तब हुई जब उसने देखा कि स्पेस पायरेट्स ने ऊर्जा एकत्र करना बंद कर दिया था। ये स्पेस पायरेट्स संयोग से उससे नहीं मिले थे, बल्कि इसके बजाय उन्हें उसे पकड़ने के लिए किसी से आदेश मिला था। लेकिन उसे किसने आदेश दिया, मिया अभी के लिए अंदाजा नहीं लगा सकी। जहां तक उसे पता था, बहुत से लोगों के मन में यह विचार था, लेकिन ये कहना कठिन था कि वास्तव में कार्रवाई कौन करेगा। इस समय ऑक्टागन का हैच खुला और साहिल बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने तुरंत मिया और दूर मौजूद स्पेस पायरेट्स का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार वह ऑक्टागन का मालिक था।
इसलिए वह मिल्की वे में कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं होगा। ऑक्टागन मिल्की वे बैटलशिप जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जो साधारण शक्तियों के पास हो सकता था। साहिल युवा लग रहा था, इसलिए वह किसी प्रमुख शक्ति का प्रत्यक्ष वंशज होगा। सर, आपको अभी चले जाना चाहिए। मुझे आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत आपको नुकसान पहुंचाने में होगा, मिया ने साहिल से अपराधबोध के साथ कहा। अध्याय 977। उसे वास्तव में ऑक्टागन की ऊर्जा खत्म होने की उम्मीद नहीं थी, अन्यथा उसने साहिल से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगी होती। हाँ, बच्चे, क्या तुम हमें डराने के लिए अपने परिवार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम तुम्हें जाने दें? मेरी बात सुनो, ये बेकार है। हम लोगों ने कई सालों से सितारों के इस समुद्र को पार किया है और हम रोजाना किनारे पर रहते हैं। हमने ये सब देखा है। तुम बच नहीं पाओगे, भले ही तुम कहो कि तुम मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार से हो। स्पेस पायरेट्स के बॉस की आवाज़ ब्लैक हॉर्न शिप्स में से एक से आई। हालांकि वह सिर्फ झांसा दे रहा था। उसने ऐसा कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार के लोग कभी भी ऑक्टागन में सवारी नहीं करेंगे। वे विशेष रूप से शाही कोट ऑफ आर्म्स के साथ उत्कीर्ण वाहनों का उपयोग करके यात्रा करेंगे। यदि साहिल वास्तव में रॉयल्टी होता तो ये स्पेस पायरेट्स इतने डर जाते कि वे घुटने टेक देते और दया की भीख मांगते। यहाँ तक कि उनके पीछे के बड़े आदमी को भी मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार के सामने झुकना पड़ता था, वह शक्ति जो पूरी आकाशगंगा पर हावी थी। मैंने कहा उन्हें जाने दो या मैं अभी तुम्हारे सामने खुद को मार लूंगी। यदि मैं मर गई तो तुम्हारे लिए उस व्यक्ति को स्पष्ट करना कठिन होगा जिसने तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया था, चाहे वे कोई भी हो, मिया ने एक सुंदर भौं सिकोड़कर कहा। तुम, हट्टा कट्टा आदमी शब्दों के लिए असमर्थ था। वह वास्तव में मिया को मरने नहीं दे सकता था। हालांकि वे ऑक्टागन को भी नहीं जाने देना चाहते थे। स्पेस पायरेट्स जो करते थे वह हत्या और लूटपाट थी। उनके लिए ऐसे ऑक्टागन का सामना करना दुर्लभ था जिसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी, तो वे इसे ऐसे ही कैसे जाने देंगे? इस तरह के अवसर अक्सर नहीं मिलते। एक ऑक्टागन 1 दर्जन संशोधित ब्लैक हॉर्न शिप से अधिक मूल्य का था। ठीक है, मैं उन्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें ऑक्टागन को पीछे छोड़ना होगा और खुद उड़कर वापस जाना होगा। अन्यथा जाने के बारे में सोचना भी मत। हटे कट्टे आदमी ने कुछ देर सोचा और कहा। नहीं, उनके लिए खुद उड़कर वापस जाना बहुत खतरनाक है और दुर्घटनाएं आसानी से हो सकती हैं, मिया ने तुरंत मना कर दिया। नहीं मिया, मुझे आत्महत्या की धमकी देना बंद करो। यदि तुम आत्महत्या करने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम्हारे आसपास की उन लड़कियों को बना दूंगा जो तुम्हारे साथ कई सालों से हैं, मृत्यु से भी बदतर भाग्य भुगतने के लिए। मैं उन्हें इस दुनिया में रहने और तुम्हारा अनुसरण करने पर पछतावा कराऊंगा। तुम बेहतर होगा कि इस पर अच्छी तरह से सोच लो। हट्टा कट्टा आदमी दहाड़ा। तुम, अब मिया की बारी थी अवाक रहने की। वह शर्मिंदा हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मिस मिया, हम डरे नहीं हैं। हम कम से कम साथ मरेंगे, मिस केन ने उसके बगल में कहा। हाँ मिस मिया, बुरा से बुरा यही होगा कि हम साथ मरेंगे, दूसरों ने साथ दिया। मिया चुप हो गई और उन महिलाओं की ओर देखने लगी जो कई वर्षों से उसके साथ थीं। साहिल ने उनके द्वारा कहे गए हर शब्द को सुना। सच कहूं तो उसने मिया से स्पेस पायरेट्स को उन्हें जाने देने के लिए कहने की उम्मीद नहीं की थी। मिया को ऐसा कहने के लिए ईमानदार और आभारी माना जा सकता था। इस मामले में ये समय की बर्बादी नहीं होगी, भले ही साहिल ने उसे बचाने में कुछ समय लिया हो। क्या तुम स्पेस पायरेट्स हो? साहिल ने अचानक पूछा। सही बात है, हम स्पेस पायरेट्स हैं जो दूसरों को हमारे नाम के उल्लेख मात्र से आतंकित कर देते हैं। यदि तुम स्मार्ट हो तो हमें तुरंत ऑक्टागन सौंप दो और हम डांस फेरी के लिए तुम्हारी जान बख्श देंगे। अन्यथा हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना, हटे कट्टे आदमी ने धमकी दी। मैंने सुना है कि स्पेस पायरेट्स हत्या और चोरी में विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि तुमने इन सभी वर्षों में पर्याप्त बुरे काम किए हैं, है ना? क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? साहिल ने फिर पूछा। हा, वहां हंसी के ठहाके गूंज उठे। दर्जनों ब्लैक हॉर्न शिप्स पर कम से कम सैकड़ों लोग थे। ये काफी बड़ा स्पेस पायरेट गिरोह था। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। बताओ, क्या तुम मूर्ख हो? प्रतिशोध? वह क्या है? हमने दशकों से सितारों के इस समुद्र को पार किया है और हमने गुजरने वाले अनगिनत लोगों और जहाजों को लूटा और मारा है। जो लोग हमारे हाथों मारे गए वे एक पहाड़ बना सकते हैं। वह प्रतिशोध कहाँ है जिसका तुमने उल्लेख किया है? मुझे ये क्यों नहीं दिखता? हटे कट्टे आदमी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मैं तुम्हारा प्रतिशोध हूँ। चूंकि आज तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा। अध्याय 978। साहिल के ये कहने के बाद तुरंत हंसी का एक और दौर शुरू हो गया। तुम, ऊर्जा के बिना ऑक्टागन बिना दांत के बाघ की तरह है, फिर भी तुम पागलों जैसी बात कह रहे हो कि तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे और हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखने का मौका नहीं दोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हटे कट्टे आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा।
यहाँ तक कि मिया और अन्य लोगों को भी लगा कि साहिल बस डींग मार रहा है। साहिल ने बोलना बंद कर दिया। चूंकि उसने पुष्टि कर ली थी कि दूसरा पक्ष खून से सने हाथों वाला स्पेस पायरेट्स था, इसलिए उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसे बस इसे जल्दी सुलझाना चाहिए और निकलना चाहिए। बूम! साहिल ने तुरंत एक पार्शियल कॉस्मोस रैंकर की ऊर्जा का उत्सर्जन किया। ऊर्जा के इस विशाल विस्फोट से आकाश कांप उठा। इससे पहले कि हर कोई सदमे से उबर पाता, साहिल एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स के सामने प्रकट हुआ। उसके तुरंत बाद बूम 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 बूम, एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स एक के बाद एक शून्य में आतिशबाजी की तरह फट गए। मिया और अन्य लोग केवल तभी होश में आए जब ब्लैक हॉर्न शिप विस्फोट की शॉकवेव उन तक पहुंची। इस समय साहिल ऑक्टागन के हैच पर लौट आया था और अंदर चला गया था। जहां तक सैकड़ों स्पेस पायरेट्स का सवाल है, वे सभी तुरंत मिटा दिए गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। वे लोग एक पार्शियल कॉस्मोस रैंकर साहिल के सामने कुछ भी नहीं थे। मिया और उसके पीछे की महिलाएं अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गईं। यह उनके लिए बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था। इस युवक की ताकत बस अपमानजनक थी। उनके पास उस ऊर्जा का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था जो उसने अभी उत्सर्जित की थी। उसने पलक झपकते ही एक दर्जन से अधिक ब्लैक हॉर्न शिप्स को नष्ट कर दिया, और उन शिप्स में कई स्टेलर एंकर थे। भले ही वे लोग कॉस्मोस रैंक पर नहीं थे, वे लगभग वहां थे। कितना युवा पार्शियल कॉस्मोस रैंकर! भले ही मिया ने मिल्की वे में अनगिनत प्रतिभाओं को देखा था, उसे स्वीकार करना पड़ा कि उनमें से कोई भी साहिल से तुलना नहीं कर सकता था। ये वास्तव में एक शक्तिशाली, शक्ति द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया उत्तराधिकारी था। तुम्हें भी अंदर आ जाना चाहिए, साहिल ने ऑक्टागन में कदम रखने के बाद कहा। मिया और उसके पीछे की महिलाएं भी जल्दी से ऑक्टागन में आ गईं। उसने इस आदमी को बहुत देर तक इंतजार कराने की हिम्मत नहीं की। मिया मूल रूप से समझ सकती थी कि साहिल सिर्फ उस एक वाक्य से किस तरह का व्यक्ति था। वह युवा, सुंदर, शक्तिशाली और बहुत नेक था। यह उसके दिल का सपनों का आदमी था। यह मुलाकात निश्चित रूप से उसे भगवान द्वारा दिया गया एक मौका था, इसलिए उसे इस मौके को लपकना पड़ा। पिछले 2 वर्षों में मिया ने भी अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वह अन्य 3 फेरीज के समान नहीं थी। उसके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए उसका उठाया हर कदम चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा यह उसके लिए बहुत खतरनाक भी था। आज जो हुआ वह इसका प्रमाण था। स्पेस पायरेट्स अन्य 3 फेरीज के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए मिया भी एक मजबूत सहारा चाहती थी। उसके पीछे बहुत से लोग पड़े थे और उसने बहुत सारे उम्मीदवारों को कम कर दिया था। हालांकि आज साहिल से मिलने के बाद उसने तुरंत उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया। जब उसने उनकी तुलना साहिल से की, जो कि वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा तैयार किया गया उत्तराधिकारी था, तो वे प्रतिभाएं बहुत कमतर थीं। मिया और अन्य लोगों के ऑक्टागन में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक हॉल में लाया गया। साहिल मुख्य सीट पर चाय पी रहा था। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, सर, मिया ने सम्मानपूर्वक कहा। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, सर, दूसरी महिला ने भी मिया के बाद सम्मानपूर्वक दोहराया। तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बचाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तुम्हारा रवैया काफी अच्छा है, इसलिए मुझे पता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। साहिल ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से कहा। मेरा नाम मिया कॉनकॉर्ड है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है, सर? मिया ने पूछा। साहिल ने जो कहा उससे वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बिना मिल्की वे में एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में मिया ने बहुत सी चीजें देखी थीं। इसलिए वह पहले से ही ऐसे लोगों की आदी थी जो जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल बनाते थे, इसलिए साहिल के शब्द कुछ भी नहीं थे। मेरा नाम साहिल खुराना है। मैं समझ गई, मास्टर साहिल। अध्याय 979। क्या मिया प्रसिद्ध है? साहिल नौकर की ओर मुड़ा और पूछा। उसने देखा कि पवन के पीछे चलने वाले ये नौकर मिया को देखकर थोड़ा उत्साहित हो गए थे। मास्टर साहिल, मिया मिल्की वे की 4 फेरीज में से एक है, जिसका उपनाम डांस फेरी है। वह लोगों को खुश कर सकती है और अपने नृत्य का आदी बना सकती है। यह अफवाह है कि उसने एक बार अपने नृत्य से किसी को मौके पर ही दूसरे रियलम में पहुंचा दिया था। अनगिनत युवाओं द्वारा उसकी तलाश की जाती है, और साथ ही वह अक्सर कई पुरानी पीढ़ियों की मेहमान भी होती है। यदि आप डांस फेरी को किसी भी पार्टी में आमंत्रित कर सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से इसमें और मजा लाएगी। ओह, ये सुनकर साहिल ने मिया की ओर देखा। वह एक एंटरटेनर है, तो वह पृथ्वी पर एक विश्व स्तरीय दिवा के बराबर है ना? हालांकि मिया भी उतनी सरल नहीं है, क्योंकि वह एक बिगिनर टेलर एंकर है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए क्यों न मैं आपकी थकान दूर करने के लिए आपके लिए नृत्य करूं? मिया ने सुझाव दिया। वह हैरान थी कि साहिल जैसे बड़े आदमी ने कभी उसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मिया ने इस बारे में नहीं पूछा। उसे लगा कि साहिल एक ऐसा साधक होना चाहिए जो केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य सांसारिक मामलों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है।
यही कारण था कि इतनी कम उम्र में उनके पास इस तरह की कॉम्बैट पावर थी जो मिल्की वे की सतह पर सभी प्रतिभाओं को आसानी से मात दे रही थी। कई प्रमुख शक्तियों के पास ऐसा कोई ना कोई होता था क्योंकि प्रत्येक के अपने दुश्मन होते थे। हर कोई जानता था कि विनाश महानता का पीछा करता है। यदि कोई शक्ति यह प्रकट करती है कि उनके पास शैतानी उच्च प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति है तो अन्य शत्रु शक्तियां निश्चित रूप से उनसे छुटकारा पाने का रास्ता खोज लेंगी। इस प्रकार वे आमतौर पर इन लोगों को गुप्त रूप से प्रशिक्षित करते थे और उन्हें तब तक सार्वजनिक नहीं करते थे जब तक कि वे स्वतंत्र रूप से खड़े न हो सकें। साहिल निश्चित रूप से ऐसा ही एक व्यक्ति था। साहिल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मेरे लिए नृत्य करो और मुझे देखने दो कि क्या डांस फेरी, जो 4 फेरीज में से एक है, वास्तव में अपने नाम के योग्य है। साहिल के सहमत होने के बाद मिया ने तैयारी शुरू कर दी। उसे कपड़े बदलने के लिए एक कमरा मिला। फिर अन्य महिलाओं ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले और उन्हें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वे उनकी आजीविका के साधन थे, इसलिए वे जहां भी जाती थीं वाद्ययंत्र साथ ले जाती थीं। जल्द ही मिया चमकीले रंग की लंबी पोशाक पहनकर बाहर आए। सभी रंगों को एक साथ मिलाया गया था और यह आश्चर्यजनक लग रहा था। आस्तीनें लंबी थीं और पोशाक भी लंबी थी जो फर्श तक पहुंच रही थी। कोई भी इसे पहली नज़र में पसंद करेगा। मिया की लंबी पतली आकृति और भव्य चेहरे ने नृत्य शुरू करने से पहले ही कई पुरुषों के दिल जीत लिए। मिया हॉल के केंद्र में चली गई और महिलाओं को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह तैयार है। डिंग, पहले वाद्ययंत्र की स्पष्ट ध्वनि पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर 10 से अधिक वाद्ययंत्रों ने संगीत उत्पन्न करना शुरू कर दिया। मिया ने हॉल के केंद्र में नृत्य करना शुरू कर दिया। हर हरकत ने उसके लचीले शरीर को प्रदर्शित किया जिससे वह एक भव्य तितली जैसी लग रही थी। हर कोई उस पर मंत्रमुग्ध था। इसके विपरीत साहिल हॉल के केंद्र में मिया को नृत्य करते हुए देख रहा था और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह अपनी माइंड पावर से कुछ गलत महसूस कर सकता था। इस समय मिया के शरीर पर कोई जादुई मंत्र लग रहा था जो लोगों को अनजाने में उसमें डूबने पर मजबूर कर देगा। हालांकि ये जादुई मंत्र किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, इसके बजाय यह उनके दिलों को तरोताजा महसूस कराएगा। ऐसा लग रहा था कि किंवदंतियां निराधार नहीं थीं। ये नृत्य वास्तव में दर्शकों की समय की गति को तेज कर सकता था। हालांकि ये भी सीमित था। यदि दर्शक उसे रोजाना देखते तो उन्हें कोई बड़ा प्रभाव नहीं मिल सकता था। डांस फेरी के रूप में जैसा अपेक्षित था, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतने लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था। यह एक अच्छी तरह से योग्य प्रतिष्ठा थी। बेशक इसने साहिल पर कुछ नहीं किया, उसकी माइंड पावर बहुत मजबूत थी, तो वह इससे कैसे प्रभावित होगा। अध्याय 980। गाना खत्म होने के बाद मिया ने हिलना बंद कर दिया। हालांकि साहिल को छोड़कर दर्शक अभी भी लंबे समय तक अपने होश में नहीं लौट सके। वे अभी भी पहले वाले नृत्य में डूबे हुए थे। मिया 4 फेरीज के बीच डांस फेरी के अपने खिताब की हकदार थी। उसका नृत्य वास्तव में बहुत संक्रामक था और ये दर्शकों को अवचेतन रूप से इसमें लिप्त कर देता था। क्लैप क्लैप, साहिल ने तालियां बजाने में पहल की। उसकी तालियों ने दूसरों को भी उनके होश में वापस खींच लिया। क्लैप क्लैप क्लैप, वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मिया ने भी साहिल के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। जैसा कि डांस फेरी से उम्मीद थी, तुम सच में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। तुम्हारा नृत्य बहुत संक्रामक है। कम से कम तुम सबसे अच्छी डांसर हो जो अपनी आत्मा से नृत्य करती है जिसे मैंने कभी देखा है, साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मिया का नृत्य उसके दर्शकों के दिमाग को साफ कर सकता था और उन्हें सहज महसूस करा सकता था। साथ ही वह ताकत में थोड़ी वृद्धि को बढ़ावा भी दे सकती थी। हालांकि साहिल नहीं जानता था कि वह किस तरह की व्यक्ति थी। उसे यकीन था कि मिया हृदयहीन नहीं थी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसा ताजगी भरा नृत्य नहीं कर सकता था। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद मास्टर साहिल। मेरा नृत्य आपके सामने तुच्छ है, मिया ने कोमलता से उत्तर दिया। वह विनम्र नहीं थी, इसके बजाय वह पूरे समय साहिल को देख रही थी जब वह नृत्य कर रही थी। साहिल की आंखें पूरे समय स्पष्ट रहीं और दूसरों की तरह मंत्रमुग्ध नहीं दिखीं। वह रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हुआ था। मिया पहले भी इस तरह के व्यक्ति से मिल चुकी थी, लेकिन वे सभी भयानक ताकत वाले बड़े लोग थे। ऐसा लगता है कि साहिल उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है, मिया ने मन ही मन सोचा। मिया, तुम बहुत विनम्र हो। मुझे आश्चर्य है, तुम कहाँ जा रही हो? यदि यह रास्ते में है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, साहिल ने पूछा। मास्टर साहिल, मैं लॉर्ड बक की यूनिवर्स रियलम में सफलता का जश्न मनाने के लिए उनके लिए नृत्य करने प्लैनेट बाउंडलेस जा रही हूँ, मिया ने जवाब दिया। क्या प्लैनेट बाउंडलेस हमारे रास्ते में है? साहिल अपने बगल में ऑक्टागन के कमांडर की ओर मुड़ा और पूछा। कमांडर चकित रह गया और वह थोड़ा भ्रमित था। आपने केवल इतना कहा था कि आप मिल्की वे के केंद्र में जाना चाहते हैं, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह रास्ते में है या नहीं? हालांकि कमांडर ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की।
वह बस इतना ही कह सका, नहीं मास्टर साहिल। मास्टर साहिल, कृपया हमें लिफ्ट दें। यूनिवर्स रियलम में अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए प्लेनेट बाउंडलेस के लॉर्ड बक ने अपने प्लेनेट पर बहुत सी प्रतिभाओं और बड़े लोगों को आमंत्रित किया है। ये दावत बहुत बड़ी होगी। यदि आपके पास समय है तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप निराश नहीं होंगे, मिया ने जल्दी से कहा। उसे थोड़ा डर था कि साहिल उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। वे तब क्या करेंगे? यदि उन्हें शून्य में उड़ना पड़ा तो वे दिशाहीन हो जाएंगे। इसके अलावा ये बहुत धीमा और खतरनाक होगा। साहिल ने कमांडर के भ्रमित चेहरे को देखा और महसूस किया कि उसने गलत सवाल पूछा था। वह केवल मिल्की वे के केंद्र में जाना चाहता था, लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया था कि कहाँ। मिल्की वे का केंद्र इतना विशाल था और साहिल पैसा खर्च करने के लिए सबसे समृद्ध जगह पर जाना चाहता था। चूंकि बहुत सारे बड़े लोग प्लैनेट बाउंडलेस जा रहे थे, इसलिए वहां पैसा खर्च करना आसान होगा, है ना? इसलिए उसने पहले प्लैनेट बाउंडलेस जाने का फैसला किया। ठीक है, हम पहले मिया को प्लैनेट बाउंडलेस भेजेंगे। मैं लंबे समय से वापस नहीं आया हूं, इसलिए उन प्रतिभाओं और बड़े लोगों से मिलना मेरे लिए अच्छा होगा, साहिल ने कहा। जी मास्टर साहिल, यदि और कुछ नहीं है तो मैं कंट्रोल रूम में वापस जाऊंगा, कमांडर ने सम्मानपूर्वक कहा। जाओ, साहिल ने हाथ के इशारे से कहा। फिर कमांडर अन्य ऑपरेटरों के साथ हॉल से बाहर चला गया। अध्याय 981। आपका धन्यवाद मास्टर साहिल। मिया ने ईमानदारी से उनका धन्यवाद किया। वह साहिल के शब्दों से भी कुछ महसूस कर पा रही थी। साहिल संभवतः उस मेजर के प्रत्यक्ष वंशज थे जो कई साल पहले खोज के लिए बाहर गए थे। कई ताकतें अपने प्रत्यक्ष वंशजों को एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद दुनिया देखने और साहसिक कार्य करने के लिए बाहर भेज देती हैं। एक फूल ग्रीनहाउस में नहीं बढ़ सकता। साहिल ने कहा कि वह वर्षों से वापस नहीं आए थे, इसलिए शायद ऐसा ही मामला होना चाहिए। बस मिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि साहिल किस ताकत से संबंधित थे। मिया ने अपने मन में सभी प्रमुख ताकतों को याद किया, लेकिन उन्हें खुराना परिवार के बारे में कुछ याद नहीं आया। बेशक साहिल उन्हें एक फर्जी नाम भी दे सकते थे। एक और स्थिति ये थी कि साहिल किसी परिवार से संबंधित नहीं थे। जो भी हो, साहिल के पास आवश्यक शक्ति थी। वह इतनी कम उम्र में पार्शियल यूनिवर्स रेल्म तक पहुंच गए थे। मिया, मैं इन वर्षों में बाहर खोज कर रहा हूं, इसलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हाल ही में मिल्की वे में क्या हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप मेरे साथ बातचीत कर सकती हैं ताकि मुझे मिल्की वे की हालिया घटनाओं के बारे में बता सकें, साहिल ने पूछा। हालांकि वह इंटरनेट पर मिल्की वे के बारे में कुछ जानकारी पा सकते थे, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी थी और उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। इस प्रकार वह केवल कुछ सबसे बुनियादी स्थितियों को ही समझ सकते थे। अगर कोई उन्हें ये समझा पाता तो वह बहुत समय बचा सकते थे और कुछ ऐसी चीज़ें जान सकते थे जो वेब पर उपलब्ध नहीं थीं। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है मास्टर साहिल, मिया ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से साहिल से अकेले बात करने का मौका नहीं ठुकराया। इसके अलावा साहिल ने अभी उन्हें बचाया था। अगर साहिल नहीं आते तो वे एक भयानक स्थिति में फंस जाते। बाकी सभी के जाने के बाद मिया कपड़े बदलने चली गईं। उनके नृत्य के कपड़े पहनना बहुत असुविधाजनक था। थोड़ी देर बाद वह नए कपड़ों के साथ हॉल में वापस आ गईं। मिया, आप भी थक गई होंगी, आइए चाय पीजिए, साहिल ने कहा। उसके बाद उन्होंने मिया के लिए कुछ चाय डाली। मिया बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही थीं। वह सीधे साहिल के सामने बैठ गईं और कप उठाने के बाद चाय की एक चुस्की ली। ये बहुत अच्छी चाय है। धन्यवाद मास्टर साहिल। मिल्की वे की 4 फेरीज में से एक के रूप में मिया ने बहुत सी चीज़ें देखी थीं। उन्होंने यूनिवर्स रेल्म के कई शक्तिशाली लोगों के साथ चाय और शराब पी थी। इसलिए अपने रक्षक के प्रति आभारी होने के बावजूद जो पार्शियल यूनिवर्स रेल्म पर थे, वह उनसे डरी हुई नहीं थीं। थोड़ी देर बाद साहिल ने पूछा, मिया, मैं सोच रहा हूं कि क्या आप टफन परिवार के बारे में जानती हैं? टफन परिवार मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक, मिया ने झटके में पूछा। सही कहा, साहिल ने सहजता से उत्तर दिया। मिया ने साहिल की ओर देखा। खुद को संभालने के बाद उन्होंने कहा, वास्तव में नहीं। मैंने कभी टफन परिवार के लोगों से बातचीत नहीं की है। मैंने केवल अन्य लोगों से उनके बारे में बुनियादी जानकारी सुनी है। मुझे उनके बारे में बताओ। मिया ने सोच विचार कर उत्तर दिया। वे मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी रैंकिंग गिर गई है और अब वे 8 प्रमुख परिवारों में अंतिम स्थान पर हैं। डल्लारोसा परिवार ने अभी घोषणा की है कि वे टफन परिवार की जगह 8 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में लेना चाहते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे सफल होंगे, ये कहना मुश्किल है। अध्याय 982। क्यों? चूंकि डल्लारोसा परिवार यह कहने की हिम्मत करता है कि वे टफन परिवार की जगह लेना चाहते हैं, इसलिए उनके पास एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए।
अन्यथा यदि वे विफल होते हैं तो उनके परिवार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगी। इन प्रमुख ताकतों के लिए प्रतिष्ठा और गरिमा कभी कभी किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण होती है, साहिल ने संदेह से पूछा। मास्टर साहिल, आपको अंदाजा नहीं है। टफन परिवार इतने वर्षों से 8 प्रमुख परिवारों में से एक रहा है और उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी ताकत में गिरावट आई है, फिर भी वे नुकसान उठाने के बाद भी आम लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर टफन अभी भी जीवित हैं। उनके रहते टफन परिवार नहीं गिरेगा। डल्लारोसा परिवार यह कहने की हिम्मत इसलिए करता है क्योंकि वे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अल्लाबन परिवार से जुड़े हुए हैं और अल्लाबन परिवार और टफन परिवार कट्टर दुश्मन हैं। आपका मतलब उस अल्लाबन परिवार से है जो 8 परिवारों में तीसरे स्थान पर है? साहिल ने पूछा। बिल्कुल, अल्लाबन और टफन परिवार के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। यदि ग्रैंडमास्टर टफन जीवित नहीं होते और अल्लाबन परिवार को जल्दबाजी में कार्रवाई करने से नहीं रोकते तो अल्लाबन परिवार ने बहुत पहले ही टफन परिवार का सफाया कर दिया होता, मिया ने उत्तर दिया। साहिल गहरे विचार में डूब गए। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, साथ ही उन्हें इंटरनेट पर इसकी खबर नहीं मिली थी। जब वह अर्थ पर थे तब साहिल ने टफन परिवार की सभी जानकारी के लिए इंटरनेट खंगाला था। हालांकि उन्हें अल्लाबन और टफन परिवारों के बीच दुश्मनी के बारे में कुछ भी नहीं मिला। अल्लाबन परिवार 8 प्रमुख परिवारों में तीसरा सुपर फैमिली था, इसलिए वे निश्चित रूप से टफन परिवार से अधिक शक्तिशाली थे जो 8 प्रमुख परिवारों से अयोग्य घोषित होने वाला था। हालांकि टफन परिवार के पास एक भयानक रूप से शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर था, इसलिए अल्लाबन परिवार ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अब अर्थ भी टफन परिवार का कट्टर दुश्मन था। जैसा कि कहा गया है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए साहिल ने सोचा कि वह इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इसे कैसे करने जा रहे थे, उन्हें अभी तक नहीं पता था। उन्होंने पहले अल्लाबन परिवार के बारे में और जानने का फैसला किया। वह जानना चाहते थे कि यह परिवार किस बारे में है। यदि यह एक दुष्ट परिवार होता जो सुधार से परे है तो साहिल बस उन्हें एक दूसरे से लड़ने देते। यदि वे एक प्रतिष्ठित और ईमानदार परिवार होते तो वह टफन परिवार से निपटने के लिए उनके साथ सहयोग कर सकते थे। बेशक ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। इन प्रमुख ताकतों में से कौन हित को प्राथमिकता नहीं देगा? वे अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं चुकेंगे। मिया, क्या ग्रैंड मास्टर टफन वास्तव में इतने मजबूत हैं कि वह अल्लाबन परिवार को रोक सकें, जो 8 प्रमुख परिवारों में तीसरे स्थान पर है? मुझे नहीं लगता कि वे ग्रैंड मास्टर टफन से डरते हैं। सही, ग्रैंड मास्टर टफन सदियों से जीवित हैं, इसलिए वह मिल्की वे के दिग्गजों में से एक हैं। स्वाभाविक रूप से वह बहुत मजबूत हैं। भले ही अल्लाबन परिवार के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके खिलाफ जा सकता है, वे टफन परिवार के साथ ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते जिसका परिणाम दोनों पक्षों की हार हो, भले ही वे ग्रैंड मास्टर टफन से न डरते हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई तीसरा पक्ष इस लड़ाई से लाभ उठा सकता है। बेशक वे एक दूसरे को नीचे गिराने के किसी भी मौके को नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गया। साहिल अब समझ गए थे। कोई कितना मजबूत होगा यदि वह सदियों से जीवित है? मैं इसे कैसे सुलझाऊं? साहिल ने महसूस किया कि चीजें चुनौतीपूर्ण हो गई हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी। इसके बाद साहिल ने मिल्की वे एम्पायर की स्थिति के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। मिया वह सब कुछ बताएंगी जो उन्हें पता था। जब तक उन्हें उत्तर पता होता, वह साहिल को धैर्यपूर्वक समझाती और अपनी राय भी देती। साहिल ने भी इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा। वह जल्द ही पूरे मिल्की वे की स्थिति को समझ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे दोनों हर दिन संक्षिप्त बातचीत के लिए साथ बैठते। इसके साथ ही वे धीरे धीरे करीब आ गए। जब मिया ने पूछा कि साहिल की उम्र कितनी है, तो साहिल ने उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि वह उन्हें डरा देंगे। अध्याय 983। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिल्की वे के केंद्र में मानव जीवन प्रत्याशा नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। 100 वर्ष से कम उम्र वालों को युवा कहा जाता था। साहिल जैसे लोग जो अपने 20वें साल में थे और 30 के भी नहीं हुए थे, वे सिर्फ किशोर थे। जब कोई अपने 20वें साल में हो और पार्शियल यूनिवर्स रेल्म पर हो तो ये काफी डरावना था। साहिल को अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह 70 या 80 के हैं। मिया ने उन पर संदेह नहीं किया। भले ही 70 या 80 के दशक के लोगों के लिए पार्शियल यूनिवर्स रेल्म में होना अभी भी डरावना था, फिर भी यह स्वीकार्य सीमा के भीतर था। अगर साहिल ने मिया को सच बताया होता तो मिया का मुंह खुला रह जाता। 20 के आसपास का एक पीक कॉस्मॉस रैंकर। पूरे मिल्की वे के सैकड़ों हजारों वर्षों के दर्ज इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था। जबकि साहिल और अन्य लोग प्लैनेट बाउंडलेस के रास्ते में थे, मिल्की वे के केंद्र में एक अज्ञात ग्रह पर एक आलीशान परिसर के भीतर। क्या अभी तक कोई खबर नहीं है? एक प्रभावशाली रूप वाले आदमी ने पूछा। मास्टर, अभी तक नहीं, एक पुराने बटलर ने बगल से कहा। प्लैनेट बाउंडलेस का क्या मिया की कोई खबर है? नहीं, तब केवल 2 संभावनाएं हैं।
एक ये कि उन्होंने सफलतापूर्वक मिया को पकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया है क्योंकि वे मिया को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वे उसे लेकर भाग गए। दूसरी यह कि वे विफल हो गए हैं और मुझसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। या तो वे मर गए या वे भाग गए। हेथक्लिफ, आपको क्या लगता है कि यह क्या है? उस आदमी ने पूछा जिसे मास्टर के रूप में संबोधित किया गया था। मास्टर, मुझे लगता है कि वे शायद विफल रहे और यह पूरी तरह से सफाया था, हेथक्लिफ ने उत्तर दिया। कारण, भले ही स्पेस पायरेट्स खतरनाक लोग होते हैं जो रोजाना मौत के करीब रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौत से नहीं डरते। यदि वे आपको नाराज करते हैं तो उनके लिए मौत से भी डरावनी कोई चीज़ इंतजार कर रही होगी, इसलिए वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए भले ही वे विफल रहे, वे जीवित होने पर तुरंत कारण की रिपोर्ट करेंगे। वे भागने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए केवल एक ही संभावना है, वे सब मर चुके हैं। ये तर्कसंगत लगता है। फिर गलत क्या हुआ? मिया अपने स्तर से मुकाबला नहीं कर सकती और उनके चरित्र को देखते हुए वह उन महिलाओं को नहीं छोड़ेंगी जो इतने सालों से उनके साथ रही हैं। अंत में वह केवल आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण ही करेंगी। ये योजना बिल्कुल अचूक थी, तो गलत क्या हुआ? शायद मिया भाग्यशाली थी और किसी ने संयोग से उन्हें बचा लिया। यह एक और संभावना है। ये व्यक्ति काफी मजबूत होना चाहिए यदि वह मिया को बचा सकता था। हेथक्लिफ, तैयारी करो और मेरे साथ प्लैनेट बाउंडलेस चलो। बर्ग प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व देते हैं और उन्होंने कई लोगों को आमंत्रित किया है, इसलिए मिया निश्चित रूप से यह जानती हैं। मुझे यकीन है कि यदि वह अभी भी जीवित हैं तो वह प्लैनेट बाउंडलेस जाएंगी। यदि नहीं, तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा यदि वह इतने सारे प्रतिष्ठित लोगों के सामने बर्ग को शर्मिंदा करती हैं और उन्हें क्रोधित करती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी योजना को बर्बाद करने के लिए कौन इतना साहसी है। उस आदमी के ऐसा कहने के बाद उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक चमकी। वह इस योजना को अंजाम देने के लिए लंबे समय से मौके का इंतजार कर रहा था। हालांकि किसी ने इसे बर्बाद कर दिया था। भले ही मिया के पीछे कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं था, फिर भी वह 4 फेरीज में से एक थी। इसलिए मिल्की वे के कई युवाओं द्वारा उनका पीछा किया गया। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी भी उनकी प्रशंसा करती थी। ये युवा व्यक्ति बलपूर्वक मिया पर हावी होने के लिए सार्वभौमिक निंदा का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए वह गुप्त रूप से ऐसा करने का मौका ही ढूंढ सकता था। उसे मिल्की वे के केंद्र के बाहर मिया को रोकने के बहुत अधिक मौके नहीं मिलेंगे। यदि वह इस बार विफल रहा तो उसे नहीं पता होगा कि उसे दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा। इसके अलावा अगली बार मिया निश्चित रूप से अधिक सतर्क रहेंगी। वह निश्चित रूप से इस दखल देने वाले व्यक्ति को अकल्पनीय परिणाम भुगतने पर मजबूर कर देगा। जी मास्टर, हेथक्लिफ ने सम्मानपूर्वक उत्तर देने के बाद व्यवस्था करने के लिए मुड़ गए। अध्याय 984। आधे महीने बाद इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद ऑक्टेगन लगभग प्लैनेट बाउंडलेस पर पहुंच गया था। मिल्की वे के केंद्र में प्रवेश करने के बाद साहिल का सामना अधिक से अधिक स्पेसशिप्स और उड़ने वाले जहाज़ों से भी हुआ। हालांकि उनकी यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा। मिल्की वे के केंद्र में सुरक्षा का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत उच्च था। स्पेस पायरेट्स केवल केंद्र के बाहर ही घूम सकते थे, लेकिन किसी भी अपराध को करने के लिए केंद्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा हर कोई ऑक्टेगन का उपयोग नहीं कर सकता था। जब वे इसे देखते थे तो अधिकांश लोग भाग जाते थे। इसलिए साहिल और ऑक्टेगन की यात्रा मूल रूप से निर्बाध रही। जैसे जैसे वे प्लैनेट बाउंडलेस के करीब और करीब आते गए, साहिल और अन्य लोगों का सामना अन्य ऑक्टेगन्स और यहां तक कि मिल्की वे बैटलशिप से भी हुआ। वे बर्ग के यूनिवर्स रेल्म में पहुंचने का जश्न मनाने के लिए प्लैनेट बाउंडलेस की ओर जा रहे होंगे। 10 से अधिक दिनों की बातचीत के बाद मिया को भी साहिल की एक निश्चित समझ हो गई थी। ये व्यक्ति उन प्रमुख ताकतों के प्रत्यक्ष वंशजों से बहुत अलग था जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। सबसे पहले साहिल को उनमें बहुत रुचि नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि जब वे दोनों अकेले होते थे तो वह केवल उनसे मिल्की वे के ढांचे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ही पूछते थे। वह उन्हें साफ आंखों से भी देखते थे। उनकी आंखों में केवल प्रशंसा होती थी और कामुकता का कोई निशान नहीं होता था। इसलिए उन्होंने कभी भी बेशर्मी से या परोक्ष रूप से उन्हें नहीं छेड़ा। जब से वह 4 फेरीज में से एक बनी थी, तब से एक ऐसे आदमी से मिया की यह पहली मुलाकात थी। वह सोच रही थी कि क्या साहिल एक सामान्य आदमी है। मिल्की वे की गॉडेस से मिलने के बाद वह इतने अविचलित कैसे हो सकते हैं। मिया ने कामुकता और इच्छा से भरी आंखों की बहुत सारी जोड़ियां देखी थीं। जैसे जैसे उन्हें उस भावना की आदत होती जा रही थी, वह अचानक एक ऐसे आदमी से मिली जो कामुकता के निशान के बिना साफ आंखों से उन्हें देख रहा था। इसलिए उन्होंने खुद की जांच शुरू कर दी। वह सोच रही थी कि क्या वह पर्याप्त अच्छी नहीं थी। यह एक महिला का सामान्य मनोविज्ञान होता है। यदि कोई उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो उसे अलग होने की आवश्यकता है। बेशक साहिल का मतलब यह बिल्कुल नहीं था। उनके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि अर्थ के संकट को हल करने के लिए जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए।
ये सबसे अच्छा होगा यदि वह टफन परिवार को मिटा सकें और काम को एक बार और हमेशा के लिए पूरा कर सकें। हालांकि ग्रैंड मास्टर टफन, जो एक दिग्गज थे और सदियों से जीवित थे, उनसे निपटना आसान नहीं होगा। भले ही साहिल को मिया के लिए कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मिया को साहिल में अधिक दिलचस्पी होने लगी थी। साहिल का स्वभाव, मिजाज, रूप, ताकत, पृष्ठभूमि आदि अच्छे थे। इस बीच मिया एक अच्छे स्वभाव वाले आदमी को सबसे ज्यादा महत्व देती थीं। वह प्रमुख परिवारों के अधिकांश प्रत्यक्ष वंशजों के मिजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उनमें से कुछ चिड़चिड़े और हिंसक थे, खासकर जिस तरह से वे अपने नौकरों के साथ व्यवहार करते थे। उनके लिए अपने नौकरों को डांटना या मारना आम बात थी। कुछ नौकरों को तो गलती करने के बाद प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। मिया इस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा नीचा देखती थीं। वह उन्हें अयोग्य घोषित कर देती थीं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों और उनका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। वह खुद अक्सर अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी बहन जैसा व्यवहार करती थीं। मिया उन्हें दंडित नहीं करती थीं यदि उन्होंने नीतिगत गलतियां नहीं की होती थीं। इस वजह से मिया के आसपास की महिलाएं उनके प्रति बहुत वफादार थीं और महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान उनके लिए मरने को भी तैयार रहती थीं। भले ही मिल्की वे बहुत विशाल था और इसमें बहुत से लोग रहते थे, फिर भी एक अच्छा नियोक्ता ढूंढना अभी भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। अध्याय 985। मिया, हम जल्द ही प्लैनेट बाउंडलेस पहुंचने वाले हैं, है ना? साहिल ने अपने सामने बैठी मिया से पूछा। मास्टर साहिल, हम 3 और दिनों में पहुंच जाएंगे, मिया ने उत्तर दिया। मिया, मुझे प्लैनेट बाउंडलेस और बर्ग के बारे में बताओ। जरूर, मिया ने उत्तर देने के बाद एक पल के लिए सोचा, अपने विचारों को व्यवस्थित किया और कहा, प्लैनेट बाउंडलेस मिल्की वे एम्पायर के उच्च सभ्यता वाले ग्रहों में से एक है। यह विशाल और बहुत समृद्ध है। जहां तक लॉर्ड बर्कलूडजेन का सवाल है, उनकी उम्र 200 साल के करीब होनी चाहिए और वह बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने हाल ही में पार्शियल यूनिवर्स रेल्म से यूनिवर्स रेल्म में प्रवेश किया है, इसलिए अब वह एक बिगिनर कॉस्मॉस रैंकर हैं। उनके पिता रेमॉस लूडजेन मिल्की वे एम्पायर की सेना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन मैं वास्तव में बर्ग को पसंद नहीं करती। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उनका स्वभाव क्रूर है। उन्होंने खुद कई तरह के प्रताड़ना के तरीके विकसित किए हैं और इंसानों और जानवरों को प्रताड़ित करने में खुशी पाते हैं। उन्हें दूसरे लोगों के दर्द में खुशी ढूंढना पसंद है। इसके अलावा वह एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो छोटी सी शिकायत के लिए भी बदला लेंगे और वह अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते हैं। यदि आप इसे पसंद नहीं करती हैं, तो आप जश्न मनाने में उनकी मदद करने क्यों जा रही हैं? साहिल ने कुछ संदेह के साथ पूछा। मास्टर साहिल, आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं है, बड़े लोगों के निमंत्रण को अस्वीकार करना कितना कठिन है। ऐसा करने से न केवल दूसरे पक्ष को शर्मिंदगी होगी, बल्कि यह मेरे आसपास के लोगों के लिए आपदा भी लाएगा। इसलिए भले ही मैं सतह पर शानदार दिखती हूँ, लेकिन अधिकांश समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता है, मिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। साहिल ने इतने दिनों तक मिया से बात की और उन्हें मिल्की वे की स्थिति की सामान्य समझ पहले से ही थी। ये वास्तव में अर्थ जैसा ही था, जिसे कुछ बार बढ़ा कर दिया गया था। मिया अर्थ पर एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हस्ती के बराबर थीं। हालांकि अनगिनत लोग उनसे प्यार करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन पूर्ण शक्ति रखने वालों के लिए वह सिर्फ एक जोकर की तरह थीं। जैसा कि एडन ने एक बार कहा था, मिल्की वे एम्पायर के नियम शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाए गए थे और केवल नीचे के लोगों पर लागू होते थे, और जिस दुनिया की साहिल ने कल्पना की थी जहां आम लोग और मार्शल आर्टिस्ट समान हो, वह लगभग असंभव थी जब तक कि वह इसे स्वयं नहीं बना लेते। बर्क ने 4 फेरीज में से केवल आपको आमंत्रित किया है? साहिल ने पूछा। हाँ, केवल मुझे ही आमंत्रित किया गया था, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बर्क अन्य 3 को सहमत होने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वह खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। साहिल समझ गए। मिल्की वे गैलेक्सी की 4 फेरीज में से अन्य 3 के पास मजबूत समर्थक थे, जबकि डांस फेरी मिया एकमात्र ऐसी थी जिनके पास कोई नहीं था। यही कारण था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और वह इन बड़े लोगों के निमंत्रण को मना नहीं कर सकती थीं। साहिल ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि चूंकि उन्होंने 4 फेरीज में से डांस फेरी मिया को देखा था और वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप थी, इसलिए अन्य 3 फेरीज भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। वे मिया से भी बेहतर हो सकती हैं। यदि उन्हें प्रदर्शन करने के लिए चारों फेरीज को इकट्ठा करने का मौका मिले तो यह निश्चित रूप से अद्भुत होगा। यह अफसोस की बात थी कि अन्य 3 को पैसे के माध्यम से काम पर नहीं रखा जा सकता था। अन्यथा साहिल जितना संभव हो उतना खर्च करने को तैयार होते। चारों को एक साथ प्रदर्शन करते देखना तुच्छ था, उनका लक्ष्य भारी मात्रा में लैविश पॉइंट्स प्राप्त करना था। यदि वह सफल हो जाते तो उन्हें पैसे खर्च करने के तरीके के बारे में सोचने में मेहनत बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। चारों फेरीज के बीच सहयोग उन्हें बहुत सारे लैविश पॉइंट्स देगा और उनका बहुत समय बचाएगा। जब समय आता तो वह मिया को उनके लिए इस रहस्य को बनाए रखने के लिए कहते और फिर वह पर्दे के पीछे छिप सकते थे।
वह अपनी पहचान छुपा सकते थे और पैसे खर्च करने से लाविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार साहिल ने पूछा, मिया, क्या आपको लगता है कि मैं प्रदर्शन के लिए चारों फेरीज को काम पर रख सकता हूँ? जब मिया ने ये सुना तो वह चकित रह गईं। फिर उन्होंने थोड़ा अनिश्चित महसूस करते हुए पूछा, मास्टर साहिल, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम चारों आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हों? हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये संभव है। चिंता मत करो मिया, मैं आप सभी को मुआवजा दूंगा, चाहे इसमें कितना भी क्यों न लगे। जैसे ही यह सफल हो जाएगा, मैं काम पूरा होने के बाद आपको एक बड़ी रकम दूंगा, साहिल ने उम्मीद के साथ कहा। अध्याय 986। साहिल के विचार की पुष्टि करने के बाद मिया अविश्वास में थीं। ऐसा लग रहा था कि मास्टर साहिल केवल कल्टिवेशन के बारे में जानते थे और बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वह वास्तव में मिल्की वे की चारों फेरीज को इकट्ठा करना चाहते थे और उनसे अपने लिए प्रदर्शन करवाना चाहते थे। मिया को कहना पड़ा कि यह विचार थोड़ा पागलपन भरा था। मास्टर साहिल, ये पैसे की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि चार फेरीज की प्रमुख एस्ट्रेड बालो कौन है? मिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। कौन? साहिल ने पूछा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एस्ट्रेड कौन थीं। उन्होंने मिया से मिलने के बाद ही चार फेरीज के बारे में सुना था। एस्ट्रेड मिल्की वे एम्पायर की राजकुमारी और शाही परिवार की सदस्य हैं। क्या आपको लगता है कि वह कोई ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें आप पैसे से आमंत्रित कर सकते हैं? पूरी गैलेक्सी में बहुत से लोग नहीं हैं जो ऐसे चरित्र को आमंत्रित कर सकें, यहाँ तक कि प्रमुख ताकतों के प्रमुखों को भी एस्ट्रेड को देखते ही सम्मानपूर्वक राजकुमारी के रूप में संबोधित करना पड़ता है। मिल्की वे एम्पायर की राजकुमारी। साहिल भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चार फेरीज की प्रमुख एस्ट्रेड की इतनी मजबूत पृष्ठभूमि होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्थिति के व्यक्ति को सिस्टम के मेरे पास मौजूद सभी पैसों से भी आमंत्रित कर सकता हूँ। इस तरह का व्यक्ति पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। साहिल ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह योजना काम नहीं करने वाली है। मैं समझ गया। मैंने हाल ही में किसी खबर पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैंने आपके सामने खुद को शर्मिंदा किया है। मास्टर साहिल, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दुनिया की परवाह नहीं करते हैं और अपने कल्टिवेशन पर इतने केंद्रित हैं कि आपकी वर्तमान उपलब्धियां आपके पास हैं। मिया ने तुरंत साहिल की प्रशंसा की। उन दोनों ने अन्य विषयों पर बात की। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। साहिल और मिया ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े थे और वे दूर से एक तीव्र प्रभामंडल वाले विशाल ग्रह को देख रहे थे। ये प्लैनेट बाउंडलेस था। ये बड़ा और सुंदर था। ग्रह का आयतन अर्थ के आयतन से कम 10,000 गुना अधिक होने का अनुमान था। ये पहली बार था जब साहिल ने इतना बड़ा जीवित ग्रह देखा था। सौरमंडल के भीतर केवल सूर्य ही प्लैनेट बाउंडलेस से बड़ा था। ऑक्टेगन धीमा हो गया क्योंकि वह धीरे धीरे प्लैनेट बाउंडलेस के पास पहुंच रहा था। जल्द ही उनका सामना प्लैनेट बाउंडलेस के बाहरी अंतरिक्ष में गश्त कर रहे एक जहाज से हुआ। गश्ती जहाज ऑक्टेगन के सामने खड़ा हो गया और उसने कुछ कहा। इस जहाज पर कौन है? कृपया अपना नाम बताएं। हम प्लैनेट बाउंडलेस के लॉर्ड बर्ग के अधीन गश्ती दल हैं और मुझे यहाँ गश्ती मिशन को अंजाम देने का आदेश दिया गया है। साहिल ने अपने बगल में खड़ी मिया की ओर देखा और उन्हें उत्तर देने का इशारा किया। मैं मिया कॉन्कॉर्ड हूँ और लॉर्ड बर्ग ने मुझे उनके यूनिवर्स रेल में प्रवेश का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया है, मिया ने उत्तर दिया। ओह, ये डांस फेरी हैं। आपको नाराज करने के लिए मेरी क्षमा याचना। कृपया इसे दिल पर न लें। कृपया मेरे साथ आएं। जब गश्ती जहाज पर सवार लोगों ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने रास्ता दिखाया और ऑक्टेगन पीछे पीछे चला। ऑक्टेगन धीरे धीरे प्लैनेट बाउंडलेस पर उतरा और गश्ती जहाज का पीछा किया। गश्ती जहाज द्वारा मिया की पहचान निर्धारित करने के बाद उन्होंने मिया को रास्ता दिखाते हुए प्लैनेट बाउंडलेस को खबर दी। गश्ती जहाज 1758 मुख्य टावर को रिपोर्ट कर रहा है। डांस फेरी मिया लगभग 2 घंटे में प्लैनेट बाउंडलेस पर पहुंच जाएंगी। अध्याय 987। समझ गया। खबर मिलने के बाद मुख्य टावर जानकारी के महत्व का विश्लेषण करेगा और उस जानकारी को लॉर्ड बर्ग को वापस भेज देगा जिसे वह महत्व देते थे। डांस फेरी मिया प्लैनेट बाउंडलेस पर आ रही थी, जो स्पष्ट रूप से ऐसी खबर थी जिसे बर्ग ने बहुत गंभीरता से लिया था। प्लैनेट बाउंडलेस में हर कोई जानता था कि लॉर्ड बर्ग मिया को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी घोषणा की थी कि वह इस रेल्म ब्रेक थ्रू के दौरान डांस फेरी को अपने लिए नृत्य करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसलिए मुख्य टावर ने तुरंत ये खबर बर्ग तक पहुंचा दी। इस समय बर्ग कई महत्वपूर्ण मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मास्टर फर्गस का स्वागत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। ये बहुत सम्मान की बात है। आपकी उपस्थिति मेरे विनम्र निवास में रोशनी लाती है। आइए, मुझे ये टोस्ट आपको समर्पित करने दें। बर्ग ने अपना गिलास उठाया और अपने सामने बैठे एक प्रभावशाली व्यक्ति से कहा। बोलने के बाद उन्होंने गिलास की शराब खत्म कर दी। बर्ग, मैं आपको बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं डांस फेरी को देखने आया हूँ। किसने आपसे उन्हें आमंत्रित करने के लिए कहा? फर्गस ने भी अपना गिलास उठाया और अपना पे खत्म कर लिया।
हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है कि आप यहाँ हैं, लेकिन मुझे भी डांस फेरी बहुत पसंद हैं। यदि मुझे उनके साथ सोने का मौका मिले तो मैं कुछ भी भुगतान करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, बर्क ने ठहाका मारकर कहा। जब फर्गस ने यह सुना तो उनकी आंखें बर्फीली हो गईं। हालांकि उन्होंने इसे दिखाया नहीं। इसके बजाय उन्होंने अभी भी सभी के साथ बातचीत जारी रखी। हालांकि बर्क प्लैनेट बाउंडलेस के मुख्य व्यक्ति थे, लेकिन फर्गस का पद उन सभी में सबसे ऊंचा था। बहुत से लोग उनकी चापलूसी करना चाहते थे। बर्क, भोज कुछ दिनों में है। डांस फेरी कब आ रही हैं? पिछली बार जब मैंने उनका प्रदर्शन देखा था तब से लगभग 1 साल हो गया है। उनका नृत्य अभी भी मेरे दिमाग में गहरा प्रभाव रखता है। ये बहुत अविस्मरणीय है, एक मोटे आदमी ने कहा। हाँ बर्क, उन्हें खुद को धोखा मत देने देना। आपने पूरी दुनिया में इसकी घोषणा कर दी है, और यदि वह नहीं आती हैं तो आप सबके सामने खुद को शर्मिंदा करेंगे। वह मजेदार नहीं होगा, एक अन्य नीच दिखने वाले आदमी ने कहा। वह हिम्मत नहीं करेगी। चूंकि वह सहमत हो गई, इसलिए यदि वह नहीं आने की हिम्मत करती हैं और खुद को कॉन्कॉर्ड परिवार की पापी बनाती हैं तो मैं उनकी पुश्तैनी कब्र को नष्ट कर दूंगा। फिर मैं उन्हें मेरे सामने आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकने और मुझसे उनके साथ संभोग करने की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। बर्क ने अपने चेहरे पर एक भयावह रूप के साथ कहा। वहां बैठे लोग ये सुनकर केवल मुस्कुरा ही सके। कहो, अगर डांस फेरी बर्क को धोखा देती हैं तो बर्क दुनिया में हर किसी के लिए मजाक का पात्र बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वह वास्तव में ऐसा कुछ कर सकते हैं। यह मूर्ख दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देता है। बर्क, क्या आप ठीक से बात कर सकते हैं? डांस फेरी सबकी हैं। ये कहना बंद करें कि आप इतनी सहजता से उनके साथ सोना चाहते हैं या संभोग करना चाहते हैं। क्या आप डरे हुए नहीं हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर हमला किया जाएगा? आपने अभी अभी यूनिवर्स रेल्म में प्रवेश किया है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अजेय हैं? फर्गस ने धीरे से कहा। उन्हें बर्क जैसे असभ्य लोग पसंद नहीं थे। हालांकि बर्क के पिता मिल्की वे एम्पायर की सेना में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यदि उनके पिता नहीं होते तो कौन परवाह करता कि बर्क ने यूनिवर्स रेल्म में प्रवेश किया है? डरने की क्या बात है मास्टर फर्गस, मैं आपको ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। हालांकि आप वर्तमान में प्लैनेट बाउंडलेस पर हैं, इसलिए यहां मुझे कम आंकने की कोशिश न करें, बर्क ने असंतुष्ट महसूस करते हुए कहा। उन्हें असहज महसूस हुआ कि फर्गस ने इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कहा। आइए शराब पीते हैं और बर्क के यूनिवर्स रेल्म में प्रवेश का जश्न मनाते हैं। अब से वह भी एक डरावने चरित्र हैं। साथ ही आइए मास्टर फर्गस के लिए टोस्ट करते हैं। उनके साथ ड्रिंक करना आसान नहीं है, इसलिए हमें इस मौके की सराहना करनी चाहिए, किसी ने मामले को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने अपने गिलास उठाए। वे इन दो लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। एक तरफ फर्गस मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर रहने वाले कलिस्टो परिवार से थे। दूसरी तरफ बर्क थे। उनके पिता मिल्की वे एम्पायर के सैन्य जनरल रेमोस थे। उनकी शक्ति और पद असाधारण थे। यदि वे दोनों लड़ते तो दूसरों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता। अध्याय 988। किसी के मामला सुझाने के साथ फर्गस और बर्क ने एक दूसरे से लड़ना जारी नहीं रखा। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को नीचा देखते थे, लेकिन कोई भी दूसरे को नाराज नहीं करना चाहता था। फर्गस बर्क को नीचा देखते थे क्योंकि वह असभ्य थे। बर्क शालीनता और अनुग्रह के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा उन्हें डांस फेरी का नृत्य भी समझ नहीं आता था। उन्होंने बस ये सोचा कि चूंकि मिया सुंदर थी और अनगिनत लोगों द्वारा चाही जाती थी, इसलिए वह उन पर हावी होना चाहते थे क्योंकि वह प्रतिष्ठा खोने के बारे में संवेदनशील थे। सच तो यह है कि बर्क फर्गस को बहुत पसंद नहीं करते थे। उन्होंने महसूस किया कि फर्गस बहुत चालाक थे और वह ईमानदार नहीं थे। इसके अलावा बर्क ने सोचा कि वह दो मुँहे थे। बर्क अपने पिता के साथ सेना में पले बढ़े और उन्हें अपने पिता का चरित्र विरासत में मिला। वह सीधे थे और घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं करते थे। बेशक उन्हें अपने पिता का क्रूर चरित्र भी विरासत में मिला था। हालांकि बर्क और फर्गस दोनों मिल्की वे गैलेक्सी में सम्मानित व्यक्ति थे, वे अभी भी प्रतिष्ठित थे। हर कोई पीता रहा और फिर से बातें करने और हंसने लगा। फर्गस कलिस्टो परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे, जो 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर रहने वाला परिवार था। भविष्य में उनके लिए कलिस्टो परिवार की कमान संभालने का मौका भी था, इसलिए वह मौके पर सबसे ऊंचे पद वाले व्यक्ति थे। इसलिए बर्क हर मामले में फर्गस से बहुत पीछे थे। हालांकि उनके पिता रेमोस मिल्की वे एम्पायर की सेना के एक मुख्य व्यक्ति थे। शक्तिशाली मिल्की वे एम्पायर के उनके पीछे होने के साथ बर्क का पद भी इस वजह से बढ़ गया। मौके पर मौजूद हर कोई उन दोनों के इर्द गिर्द घूमता रहा और लगातार उनके लिए टोस्ट करता रहा। बर्क ने वास्तव में फर्गस को इस भोज में आमंत्रित नहीं किया था। चूंकि वे दोनों एक ही दायरे में नहीं थे, इसलिए फर्गस आमंत्रित करने पर भी नहीं आते। बर्क को अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो।
इसके अलावा हर कोई जानता था कि फर्गस यहाँ क्यों थे। वह निश्चित रूप से यहाँ डांस फेरी मिया के लिए आए थे। हर कोई जानता था कि फर्गस डांस फेरी के वफादार दर्शक सदस्य थे। इस पल में खट 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी अपने मेहमानों का मनोरंजन कर रहा हूँ? तुरंत चले जाओ, बर्क चिल्लाया। चूंकि उनकी अभी अभी फर्गस के साथ थोड़ी अनबन हुई थी, इसलिए वह अभी बहुत गुस्से में थे। लॉर्ड बर्क, मुझे आपको कुछ बताना है, दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। बोलो। हमें अभी गश्ती दल से खबर मिली है और उन्होंने कहा है कि डांस फेरी मिया अभी प्लैनेट बाउंडलेस के बाहर हैं। वह लगभग 2 घंटे में उतरेंगी। ओह, डांस फेरी यहाँ हैं। हाँ, मुझे मिल गया। तुम्हें अब जाना चाहिए, बर्क ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मिया के आगमन ने तुरंत उनका मूड बेहतर कर दिया। फर्गस ने भी वह सुना जो दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति ने कहा था। दरअसल जैसा कि हेथक्लिफ ने कहा था, वे लोग विफल हो गए थे। भले ही मिया को थोड़ी देर हो गई थी, फिर भी वह प्लैनेट बाउंडलेस पर पहुंच गईं। हालांकि फर्गस को नहीं पता था कि वह अकेले आई थी या अपने रक्षक के साथ। अगर वह अपने रक्षक के साथ यहाँ हैं। फर्गस की आंखों से तीव्र हत्या का इरादा छलक पड़ा। वह काफी समय से इस योजना की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। यदि वह सफल हो जाते तो वह बिना किसी को बताए मिया को गुप्त रूप से कैद कर सकते थे। वह उन्हें हमेशा के लिए अपनी विशेष दासी बना लेते। उनके पास यह पागलपन भरा विचार था, क्योंकि कलिस्टो परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में तीसरे उत्तराधिकारी के रूप में वह मिया जैसी बिना पृष्ठभूमि वाली महिला से शादी नहीं कर सकते थे। उन्हें एक ऐसी महिला चुननी थी जो परिवार के मुखिया के पद के लिए लड़ने में उनकी मदद कर सके। अध्याय 989। हाल ही में उनकी मां ने उनके लिए मिल्की वे एम्पायर के एक मंत्री की बेटी से शादी करने की व्यवस्था की थी, ताकि वह कलिस्टो परिवार के भविष्य के प्रमुख के पद के लिए लड़ाई में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकें। मंत्री का मिल्की वे एम्पायर में बहुत अधिकार था, इसलिए फर्गस के लिए इसे मना करना कठिन था। इसके अलावा वह मिया को इतने लंबे समय से पसंद करते थे, इसलिए वह हार नहीं मान सकते थे और न ही वह उन्हें किसी दूसरे आदमी की बाहों में जाते हुए देख सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा करना चुना। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि डांस फेरी मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी और तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब जब तथ्य तुम्हारे सामने हैं तो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सही? हाँ, बर्क ने हंसते हुए कहा। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि मिया उन्हें बधाई देने आएंगी। कम से कम वह फर्गस को आकर्षित करने में सफल रहीं और उन्होंने भोज को और अधिक आलीशान बना दिया। बर्क, मैं अदूरदर्शी था। मैं आपसे माफी के तौर पर 3 शॉट्स पीऊंगा। जिस आदमी ने अभी अभी कहा था कि मिया नहीं आएंगी, वह खड़ा हुआ और बोला। फिर उसने सीधे 3 शॉट्स पी लिए। एक और खड़ा हुआ और बोला, बर्क, मैंने अभी जो अनुचित टिप्पणी की है उसके लिए मैं भी 3 शॉट्स पीऊंगा। आप दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सभी मेरे मेहमान हैं। मैं रोमांचित हूं कि आप प्लैनेट बाउंडलेस आने के लिए तैयार हैं। यदि आपको भविष्य में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बस मुझे बताएं और मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आइए हम सब फिर से बर्क के लिए टोस्ट करते हैं। आइए आशा करते हैं कि बर्क कड़ी मेहनत करेंगे और ऊर्जा के साथ लॉर्ड रेमोस को पीछे छोड़ देंगे। चीयर्स। दोस्तों, आप बहुत दयालु हैं। चूंकि हर कोई इतना खुश है, इसलिए हम बाद में साथ में डांस फेरी से मिलने जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे सबके जश्न के लिए नृत्य करें। बेशक, डांस फेरी का नृत्य और यह शराब लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्न कर देगी। समूह खुशी खुशी पीता रहा। हालांकि फर्गस अंदर से थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे। यदि योजना सफल होती तो वह इन असभ्यों के साथ शराब नहीं पी रहे होते। वह अकेले ही मिया के अद्भुत नृत्य और आकृति की प्रशंसा कर रहे होते। उसके बाद वह कॉनकॉर्ड परिवार की मदद करते और बर्क को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते। इससे उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा में सुधार होता और फिर वह मिया को अपने सामने झुकने के लिए ब्लैकमेल कर सकते थे, ताकि वह उनके साथ अपनी मनमर्जी कर सकें। कितनी सही योजना थी। जितना अधिक फर्गस ने इसके बारे में सोचा, उन्हें उतना ही गुस्सा आया। उन्होंने शराब के कुछ गिलास पिए। जब बर्क ने फर्गस को इस तरह पीते देखा तो उन्हें खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि फर्गस उन्हें सम्मान दे रहे हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि फर्गस क्या सोच रहे थे। हर कोई फर्गस के साथ बैठकर शराब नहीं पी सकता था, उन्हें इतना पिलाना तो दूर की बात थी। एक बार फर्गस कलिस्टो परिवार के मुखिया बन जाते तो वह मिल्की वे एम्पायर के प्रमुख व्यक्तियों में से एक होते। यहाँ तक कि बर्क के पिता रेमोस को भी फर्गस को रास्ता देना पड़ता। हालांकि बर्क फर्गस को नीचा देखते थे, लेकिन वह मूर्ख नहीं थे। उनके लिए भविष्य में ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना उपयोगी होगा। मास्टर फर्गस, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप प्लैनेट बाउंडलेस क्यों आए हैं। हालांकि चूंकि आप यहाँ हैं, आप मेरे मेहमान हैं। मेजबान के रूप में मैं आपको एक टोस्ट दूंगा, बर्क ने अपना गिलास उठाने के बाद कहा।
फर्गस ने उदासी महसूस की और वह अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना गिलास उठाया और उसकी सामग्री को गटक लिया। हाहा, अद्भुत फर्गस, तुम कमाल के आदमी हो। बर्क के ऐसा कहने के बाद उन्होंने भी अपने गिलास की सामग्री को गटक लिया। फिर दृश्य सामंजस्यपूर्ण हो गया। सब पीते रहे। जल्द ही वे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां बर्क द्वारा रास्ता दिखाने के बाद मिया उतरने वाली थीं। वे मिल्की वे की 4 फेरीज में से एक डांस फेरी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। फिर वे उनसे यहाँ सबके लिए नृत्य करने के लिए कहेंगे। मिया को अंदाजा नहीं था कि प्लैनेट बाउंडलेस पर इतने सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि कलिस्टो परिवार के मास्टर फर्गस यहाँ थे। अध्याय 990। प्लैनेट बाउंडलेस के गश्ती जहाज के नेतृत्व में ऑक्टेगन प्लैनेट बाउंडलेस पर एक विशाल प्लेटफॉर्म पर उतरा। उतरने के बाद साहिल और मिया ऑक्टेगन से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि अन्य उनके पीछे पीछे चले। साहिल को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि पवन के लोग बकवास करेंगे, क्योंकि वे सभी समझते थे कि उनका जीवन और मृत्यु साहिल के हाथों में थी। यदि साहिल ने अपनी माइंड पावर को सक्रिय किया तो वे मौके पर ही मर जाएंगे। जैसे ही वे दोनों ऑक्टेगन से उतरे, किसी ने तुरंत उनका स्वागत किया। डांस फेरी, नमस्ते लॉर्ड बर्क, पहले से ही आपसे कुछ ही आगे इंतजार कर रहे हैं। कृपया रास्ता दिखाएं, मिया ने कहा। कृपया मेरे पीछे आएं। जैसे ही वे दोनों प्लेटफॉर्म से उतरे और एक गलियारे से गुजरे, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुछ ही दूरी पर इंतजार करते देखा। मिया ने भीड़ को स्कैन किया। फर्गस, वह यहाँ क्यों है? वह उन कई लोगों में से एक था जिन्होंने उनका पीछा किया था और उन कई उपयुक्त समर्थकों में से भी एक था जिन्हें उन्होंने निर्धारित किया था। उन्होंने सोचा था कि वह अपना बाकी जीवन इस व्यक्ति के साथ बिता सकती हैं। बेशक वह पहले की बात थी। अभी मिया बस साहिल का अनुसरण करना चाहती थीं। भले ही फर्गस की एक ठोस पृष्ठभूमि थी, मिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उतने विनम्र और सज्जन नहीं थे जितने वह सतह पर दिखाई देते थे। जब वह उनके साथ होती थी तो उन्हें हमेशा अवसाद की एक अकथनीय भावना महसूस होती थी। हालांकि उन्हें साहिल के साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ। मिया को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा था, इसलिए अपने दिल की गहराई से उन्होंने साहिल के साथ रहना पसंद किया। इस समय फर्गस, बर्क और अन्य लोगों ने भी मिया को देख लिया। हालांकि जब उन्होंने उनके बगल में साहिल को देखा तो उन सभी को संदेह हुआ। यह आदमी मिया के साथ बाहर क्यों आया? हर कोई जानता है कि मिया के आसपास केवल महिलाएं ही होती हैं। एक आदमी क्यों है? हाहा, स्वागत है डांस फेरी, ये बहुत सम्मान की बात है। बर्क ठहाका मारकर चिल्लाया और अभिवादन किया। उसी समय उसने अपना खुरदरा हाथ बढ़ाया और मिया का हाथ पकड़ने ही वाला था। वह देखना चाहता था कि उनका कोमल छोटा हाथ कैसा महसूस होता है। हालांकि मिया ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ अपने पेट पर रखे और कर्टसी किया। लॉर्ड बर्क, आपसे मिलकर खुशी हुई। बर्क ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने मिया का हाथ नहीं पकड़ा। इससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जैसे ही वह भौहें सिकोड़ रहा था और फटने ही वाला था, फर्गस ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, लंबे समय बाद मिले मिया। नमस्ते मास्टर फर्गस, मिया ने फर्गस की ओर कर्टसी करते हुए कहा। मिया, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में ये कौन है? फर्गस ने साहिल की ओर देखते हुए पूछा। यह मास्टर साहिल हैं। यदि वह नहीं होते तो शायद मैं आप सभी से मिलने के लिए प्लैनेट बाउंडलेस नहीं पहुंच पाती। फर्गस ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन बढ़ गई है। तुरंत उनके सीने में असीमित क्रोध उठने लगा। उनके दिल में हत्या का इरादा छलक रहा था और वह खुद को मौके पर ही साहिल को मारने से रोक नहीं पा रहे थे। ये सब इस कमीने की गलती है। यदि वह नहीं होता तो मिया अब मेरी होती। हालांकि फर्गस कलिस्टो परिवार के तीसरे प्रत्यक्ष वंशज थे, इसलिए वह चतुर थे। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। हालांकि साहिल ने अपनी माइंड पावर का उपयोग करके उनका पता लगा लिया। साहिल ने फर्गस की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उन्होंने अभी जो हत्या का इरादा महसूस किया था वह इसी व्यक्ति से आया था। भले ही यह सूक्ष्म था और व्यक्ति ने इसे नियंत्रण में रखने में कामयाबी हासिल की थी, फिर भी यह साहिल की माइंड पावर से नहीं बच सका। अध्याय 991। साहिल थोड़ा हैरान था। पहली बार मिलने पर यह व्यक्ति उसके प्रति हत्या के इरादे क्यों रख रहा था? जब उसने फर्गस की आंखों में अत्यधिक अधिकार जमाने की भावना की जांच करने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया, फिर वापस मिया की ओर देखा तो वह समझ गया। तो वह इसकी वजह है। दूसरे पक्ष ने मिया के साथ उसके रिश्ते को गलत समझ लिया होगा। ये स्थिति उसके साथ एक से अधिक बार हुई थी। उसने सीलिया के साथ भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया था। उसके बाद उसने चेस परिवार का लगभग सफाया कर दिया था। मिया के दृष्टिकोण से मास्टर फर्गस का स्टेटस इतना कम नहीं था। हालांकि अगर फर्गस ने गुप्त रूप से साहिल के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की तो साहिल को उसके साथ वही दोहराने में कोई आपत्ति नहीं होगी जो उसने चेस परिवार के साथ किया था।
क्या हो रहा है? आपको किस मुसीबत का सामना करना पड़ा? डांस फेरी, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी ओर से आमंत्रित मेहमान को छूने की हिम्मत कौन करता है। क्या वे अब और जीना नहीं चाहते? बक ने गुस्से भरे लुक के साथ कहा। लॉर्ड बक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में हमारा सामना स्पेस पायरेट्स के एक समूह से हो गया और उन्होंने कोर तक हमारा पीछा किया। अगर मास्टर साहिल मुझे बचाने के लिए पास में नहीं होते तो शायद मैं इस भोज में पहुंच भी नहीं पाती, मिया ने दुख के साथ कहा। स्पेस पायरेट्स, उन हरामजादों की कोर में दिखाई देने की हिम्मत कैसे हुई? वे निश्चित रूप से जीने से थक गए होंगे क्योंकि उन्होंने मेरे मेहमान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। डांस फेरी, निश्चिंत रहें, मैं इस मामले के बारे में अपने पिता को बताऊंगा और उनसे इन कानून तोड़ने वाले हरामजादों का सफाया करने के लिए लोगों को लाने के लिए कहूंगा। बक के पिता रामोस मिल्की वे एम्पायर की मिलिट्री में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इस प्रकार वह स्पेस पायरेट से छुटकारा पाने के लिए साम्राज्य की सेना को जुटा सकते थे। हालांकि किसी को इन स्पेस पायरेट्स को भी कम नहीं आंकना चाहिए। वे बिना आधार के नहीं थे। कुछ प्रसिद्ध स्पेस पायरेट गिरोहों को अक्सर गुप्त रूप से बड़े लोगों द्वारा समर्थित किया जाता था। कई मामलों में सेना के उन्हें साफ करने के लिए आने से पहले उन्हें खबर मिल जाती थी और वे अस्थायी रूप से पीछे हट जाते थे। बेशक अगर साम्राज्य की सेना सफाई अभियान के बारे में जानकारी जारी कर देती तो ये कम से कम इन स्पेस पायरेट्स को कुछ समय के लिए रोक सकता था, जो कुछ हद तक मददगार भी था। फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ लॉर्ड बक। हालांकि मास्टर साहिल ने मेरा पीछा करने वाले स्पेस पायरेट्स के समूह का पहले ही सफाया कर दिया है, लेकिन अगर जनरल रामोस उन्हें दबाने के लिए आ सकते हैं तो इससे गुजरने वाले व्यापारियों को भी वहां से गुजरते समय अधिक सहज महसूस होगा। तभी बक और अन्य लोगों ने साहिल की ओर देखना शुरू किया। चूंकि वह मिया को बचा सकता था और उसका पीछा करने वाले स्पेस पायरेट्स को मार सकता था, इसलिए साहिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। क्या मैं जान सकता हूं कि साहिल कहां से आता है? शायद हमारे कुछ बुजुर्ग उसे जानते हों, फर्गस ने पूछा। वह साहिल के बारे में और जानना चाहता था। खुद को और अपने दुश्मन को जानने से आपको 100 युद्ध जीतने में मदद मिल सकती है। साहिल ने उसकी योजना खराब कर दी थी, इसलिए फर्गस के लिए उसके प्रति अपने गुस्से को खारिज करना असंभव होगा। हालांकि फर्गस कुछ भी करने से पहले उसे पहले साहिल के बैकग्राउंड को समझना था। मैं बस एक इडल हूं, साहिल ने उत्तर दिया। साहिल, आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे होंगे। एक इडल के पास शक्तिशाली स्पेस पायरेट्स के समूह को इतनी आसानी से मारने की ताकत कैसे होगी? मैं वास्तव में एक इडला हूं। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, साहिल ने कंधे उचकाते हुए कहा। साहिल, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? फर्गस ने दुर्भावनापूर्ण स्वर में पूछा। जो भी आप कहें, साहिल ने उदासीनता से कहा। साहिल का ऐसे व्यक्ति के प्रति शिष्टाचार दिखाने का कोई इरादा नहीं था जो इतना संकीर्ण सोच वाला था और जिसने पहली बार मिलने पर ही उसके प्रति हत्या के इरादे प्रदर्शित किए थे। जैसे ही वह ऑक्टागन से उतरा, उसने अपनी माइंड पावर को छोड़ दिया। यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति सिर्फ एक लेट कॉस्मॉस रैंकर था। मेटियोर चैम्बर को 10 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स का भुगतान करने के बाद साहिल को 100 लेविश पॉइंट्स मिले। फिर उसने अपनी माइंड पावर को कॉस्मॉस लेवल 10 तक बढ़ाने के लिए 80 लेविश पॉइंट्स खर्च किए। उसकी काया और माइंड पावर दोनों कॉस्मॉस लेवल 10 तक पहुंच गए थे। अब तक साहिल की कॉम्बैट पावर पार्शियल सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच गई थी। अगर वह अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ दे तो प्लेनेट बाउंडलेस पर कोई भी उसके मुके को नहीं रोक सकता था। अध्याय 992। साहिल के शब्दों ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया, यहां तक कि बक ने भी उसे आश्चर्य से देखा। ये बच्चा कौन है? उसकी फर्गस का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? या तो वह एक मूर्ख है जो फर्गस की पहचान नहीं जानता, या उसका बैकग्राउंड फर्गस से कम नहीं है और इसीलिए वह ऐसा करने की हिम्मत करता है। मिल्की वे में ऐसी बहुत सी ताकतें नहीं थीं जो कैलिस्टो परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। कोई भी उन सभी को 2 हाथों पर गिन सकता था, लेकिन उनमें से किसी का भी सरनेम खुराना नहीं था। फर्गस भी स्तब्ध था। होश में आने से पहले उसने काफी देर तक साहिल को घूर कर देखा। उसके साथियों की उसे इस तरह बोलने की हिम्मत किए हुए कितना समय हो गया था। कैलिस्टो परिवार के मास्टर फर्गस के रूप में और परिवार के भविष्य के मुखिया के लिए मजबूत प्रतिस्पर्धियों में से एक के रूप में, यहाँ तक कि इस भोज के मेजबान प्लेनेट बाउंडलेस के लॉर्ड बक, जिन्होंने अभी अभी कॉस्मॉस रैंक हासिल की है, वे भी उनके साथ इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह बस एक गुंडा था जो अचानक मिया के पास दिखाई दिया। उसे ऐसी हिम्मत किसने दी? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने मिया को बचाया और कुछ कचरे को मार दिया, इसलिए अब वह सोचता है कि वह जय है? ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। साहिल, मैं तुम्हें याद रखूंगा, फर्गस ने दांत पीसते हुए कहा। अगर मिया यहाँ नहीं होती तो उसने साहिल को मौके पर ही मार दिया होता। मैं हमेशा से अच्छा रहा हूं, साहिल ने शांति से उत्तर दिया। मास्टर फर्गस, कृपया इसका बुरा न माने। मास्टर साहिल कई वर्षों से कोर से बाहर रहे हैं और अभी मिल्की वे के किनारे से एक अभियान से लौटे हैं,
इसलिए वह मिल्की वे एम्पायर की वर्तमान संरचना या आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, मिया ने जल्दी से समझाया। सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि साहिल अभी मिल्की वे के किनारे पर एक अभियान से लौटा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने फर्गस से इस तरह बात करने की हिम्मत की। मिल्की वे एम्पायर में इस तरह की स्थिति असामान्य नहीं थी। यदि कोई शक्तिशाली लोगों द्वारा छोड़े गए कुछ अवशेष पा सकता है या एक स्वदेशी जीवित ग्रह पा सकता है तो वे तुरंत समृद्ध होने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि जो लोग इतना जोखिम उठाते थे वे आमतौर पर ऐसे व्यक्ति होते थे जो बहुत पसंदीदा नहीं थे, लेकिन वे लेटने और अपने भाग्य को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे। मैं देख रहा हूं आप अभी बाहर एक्सप्लोरिंग करके वापस आए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मिल्की वे एम्पायर की स्थिति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि आपने मिया को बचाया है इसलिए मैं आज आपसे बहस नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि आप तमीज से व्यवहार करेंगे। धन्यवाद मास्टर फर्गस। मिया ने उन्हें धन्यवाद दिया। साहिल मूल रूप से कुछ कहना चाहता था। इस मास्टर फर्गस ने पहली बार मिलने पर ही हत्या का इरादा दिखाया क्योंकि वह मिया के साथ था। सतह पर वह एक विनम्र सज्जन थे, लेकिन चुपके से वह बहुत संकीर्ण सोच वाले थे। इस तरह का व्यक्ति एक ठंडे और जहरीले सांप की तरह था और वह एक दिन साहिल को काट सकता था। इस संभावित खतरे के लिए साहिल का सामान्य अभ्यास ये था कि वह पहले से समाधान खोज ले और होने से पहले उसे रोक दे। फर्गस का स्टेटस कम नहीं था। साहिल को केवल कुछ शब्दों के साथ उसे ट्रिगर करने की आवश्यकता थी इससे पहले कि वह कार्रवाई करे। इस तरह साहिल मौके पर ही छिपे हुए खतरे को हल कर सकता था। हालांकि इससे पहले कि साहिल कुछ कह पाता, मिया ने उसे धीरे से छुआ। उसने इसके बारे में सोचा और इसे भूलने का फैसला किया। मैं मिया की गरिमा की रक्षा करूंगा और उसके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। आखिर मैं इस जगह से अपरिचित हूं। अगर मैं भविष्य में यहां अपनी जगह बनाना चाहता हूं और लेविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना चाहता हूं तो मुझे अभी भी मिया की मदद की ज़रूरत है। मुझे पहले उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए साहिल केवल मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। बक और अन्य लोग अब समझ गए थे। उन्होंने सोचा था कि साहिल एक बुरा व्यक्ति था जो फर्गस से सीधे लड़ सकता था, लेकिन कौन जानता था कि वह वास्तव में एक मूर्ख था जिसे कुछ भी नहीं पता था। मेजबान के रूप में बक को अब कुछ कहने की जरूरत थी। डांस फेरी, कृपया मेरे साथ आएं। हम आपके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड बक, मिया ने कहा। समूह बक के पीछे चल दिया। वे शुरू में चाहते थे कि मिया बीच में चले, लेकिन उसने मना कर दिया। मिया ने जिद की कि वह पीछे साहिल के साथ चलेगी, जिससे फर्गस साहिल पर और भी ज्यादा नाराज हो गया। अध्याय 993। जब उसने साहिल से नफरत करने के इस नए कारण को मूल कारण के साथ मिलाया तो फर्गस ने तुरंत साहिल को मौत की सजा सुना दी। जब साहिल मिया से अलग होगा तो फर्गस निश्चित रूप से उसे मार देगा। यहां तक कि बक भी साहिल से नाखुश था। जिस व्यक्ति को मैंने आमंत्रित किया है वह केवल तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा है। समूह बक के महल में पहुंचा। जब उन्हें बैठने की व्यवस्था मिली तो मिया को सामने फर्गस और बक के बीच बैठाया गया जबकि साहिल पीछे था। मिया साहिल के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन इसकी स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं थी। ये 10 लोगों का एक छोटा सा भोज था और हर कोई फर्गस, बक और मिया के इर्द गिर्द घूम रहा था। किसी ने साहिल पर ध्यान नहीं दिया और साहिल प्रसन्न था। वह अपनी मेज पर स्वादिष्ट भोजन और वाइन का आनंद लेने लगा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि पृथ्वी की तुलना में बाहरी अंतरिक्ष में भोजन बहुत बेहतर था। जहां तक इन अज्ञात मांसों का सवाल था, वे पृथ्वी पर सुअर के मांस, बीफ या मटन की तुलना में बहुत बेहतर थे। वह भविष्य में पृथ्वी पर वापस जाने पर सीलिया और अन्य लोगों के लिए कुछ वापस ले जाएगा। मिया भी बीच बीच में साहिल को देखती रहती थी। उसे तब राहत मिली जब उसने पाया कि वह अपना खाना ठूंस ठूंस कर खा रहा था और उसने जरा सी भी असंतोष नहीं दिखाया। वह वास्तव में फर्गस और बक को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। जब हर कोई मदहोश होने लगा तो बक ने कहा, डांस फेरी, आपके आने से पहले सभी ने कहा था कि वे चाहते हैं कि आप यहां आने पर सभी के लिए डांस करें। आप क्या सोचती हैं? डांस फेरी, हम इतने लंबे समय से आपके डांस का इंतजार कर रहे हैं। वह सही कह रहे हैं। डांस फेरी, मैं 1 साल पहले आपका डांस देखने के लिए भाग्यशाली था। आपके डांस मूव्स अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। चूंकि हर कोई मेरे डांस में बहुत दिलचस्पी रखता है, इसलिए मैं चीज़ों को जीवंत करने के लिए सभी के लिए डांस करूंगी। मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। मिया सहमत हो गई। बेशक, हमें ये पसंद आएगा। डांस फेरी, आपका डांस पूरे मिल्की वे एम्पायर में प्रसिद्ध है, हमें ये कैसे पसंद नहीं आएगा? हाँ, सबने एक साथ कहा। हाँ हाँ, डांस फेरी, आप बहुत आनंददायक हैं। आइए डांस फेरी के लिए टोस्ट करते हैं। आइए हम उनके अद्भुत डांस के लिए उन्हें अग्रिम धन्यवाद दें। बक खड़े हुए और हंसते हुए कहा। साहिल को छोड़कर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति ने बक की बात पर प्रतिक्रिया दी। वे खड़े हो गए और फर्गस सहित अपने गिलास उठाए।
बक ने अभी भी बैठे हुए साहिल की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, साहिल, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मुझे महिलाओं को टोस्ट करने की आदत नहीं है, साहिल ने उत्तर दिया, उसके शब्द चबाने से थोड़े अस्पष्ट थे। अगर कोई इस तरह किसी महिला को टोस्ट करता है तो निश्चित रूप से ऐसा करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य होगा। साहिल को यह पसंद नहीं आया। चूंकि उसके पास अभी वह सब कुछ करने की शक्ति थी जो वह चाहता था, तो वह इन लोगों के साथ क्यों जाएगा? इसके अलावा वह मिया की कहानियों से जानता था कि बक किस तरह का व्यक्ति था, इसलिए वह शामिल होने के लिए और भी अनिच्छुक था। इस बीच मिया साहिल को इशारा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, उससे खड़े होने के लिए कह रही थी। वह अपने दिल में साहिल के लिए घबराहट महसूस कर रही थी। साहिल दुनिया के तौर तरीकों से अनजान व्यक्ति की तरह था और वह ये नहीं जानता था कि कमरे का माहौल कैसे पढ़ा जाए। उसने मिल्की वे के किनारे भटकते हुए बहुत समय बिताया होगा। उसने मौका मिलने पर उसे इसके बारे में सिखाने का फैसला किया। उसे बताना था कि कभी कभी भले ही आपको कुछ करना पसंद न हो, फिर भी आपको उसे करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसकी तरह। क्या उसे लगता था कि उसे इतने सारे लोगों के सामने खुद को दिखाना और उनके लिए प्रदर्शन करना पसंद था? उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह चुन सकती तो मिया केवल उस व्यक्ति के लिए डांस करना चाहती जिसे वह प्यार करती थी। हालांकि यह अवास्तविक था जब तक कि वह किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेती जो आधे मिल्की वे को दबा सके। साहिल ने मिया के इशारों को न देखने का नाटक किया और अपने काम से काम रखते हुए खाना जारी रखा। अध्याय 994। साहिल, क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? बक थोड़ा नाराज हो गया। लॉर्ड बक, आप अपना काम करें और मैं बस अपना खाना खाऊंगा। क्या यह अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे के काम में दखल न दें? साहिल ने खाना बंद कर दिया और बक की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही हर किसी को लगा कि बक शत्रुतापूर्ण होने वाला है, लेकिन उसने साहिल पर तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाया और कहा, बहुत अच्छा, मैं इसे याद रखूंगा। बक के प्रदर्शन ने सभी के होश उड़ा दिए। क्या बक हार मान रहा है? बक के स्वभाव को हर कोई जानता है। वह फर्गस का सामना करते समय भी हार नहीं मानेगा। आखिर इस बच्चे के पास क्या है? सबने साहिल को हैरानी से देखा। फर्गस और मियाँ भी अपवाद नहीं थे। फिर साहिल बस मुस्कुराया और अपना खाना खाता रहा। बक ने इस समय तक अपना आपा वापस नहीं पाया था। उसे अभी साहिल की आंखों में एक गंभीर खतरा महसूस हुआ था। साहिल अपनी ताकत छिपा रहा था और वह सिर्फ एक पार्शियल कॉस्मोस रैंकर नहीं था जैसा कि उसने पहले दिखाया था। जहां तक उसकी ताकत की बात थी, बक नहीं बता सका, लेकिन साहिल निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत था। साहिल कम से कम एक मिड कॉस्मोस रैंकर या लेट कॉस्मोस रैंकर भी हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने फर्गस का अपमान करने की हिम्मत की। ये बच्चा हमारा फायदा उठाने के लिए मूर्ख बन रहा है और मैं लगभग इसमें फंस ही गया था। बक महसूस कर सकता था कि साहिल बहुत बूढ़ा नहीं था और उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन विश्वास करेगा कि साहिल इस उम्र में मिड या लेट कॉस्मोस रैंक तक पहुंच सकता है यदि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है? उसने कहा कि वह कई वर्षों से बाहर एक्सप्लोरिंग कर रहा था और तब से वापस नहीं आया था, लेकिन ये कैसे संभव था? बक को यकीन था कि वह एक ऐसा वारिस था जिसे एक बड़ी ताकत गुप्त रूप से पाल रही थी क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली था। यही वजह थी कि उसे छिपाया जा रहा था। अब जब वह काफ़ी मजबूत हो गया था तो उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया गया। मुझे फर्गस को साहिल से लड़ने देना चाहिए। मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, बक ने अपने दिल में फैसला किया। भले ही वह चिड़चिड़ा था और हमेशा दूसरों के खिलाफ पलटवार करता था, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता था कि दूसरा पक्ष कौन था। वह मूर्ख नहीं था। ताकत और बैकग्राउंड के मामले में साहिल स्पष्ट रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था। क्या वह अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेगा अगर उसने साहिल से सीधे लड़ने का फैसला किया? बक शत्रुतापूर्ण नहीं हुआ, इसलिए दूसरों को भी अब इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि फर्गस एक अजीब नज़र से साहिल की ओर देख रहा था। मिया ने अपनी टीम को बुलाया और हॉल में प्रदर्शन शुरू किया। गाने के बाद भी हर कोई मिया के डांस पर मुग्ध था। तालियां तालियां तालियां, शानदार, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, डांस फेरी। अगर मैं इस डांस को 10,000 बार और देखूं तब भी मैं बोर नहीं होऊंगा, बक ने तालियां बजाते हुए कहा। तालियां तालियां तालियां, हर कोई जोश के साथ तालियां बजा रहा था। साहिल भी तालियां बजा रहा था। मिया इस बार एक अलग डांस कर रही थी, लेकिन डांस अभी भी बहुत आकर्षक था। उसने सोचा कि क्या मिया इस प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी या उसने ऐसा करना सीखा था। डांस के बाद छोटे भोज का अंत हो गया। आज तो बस एक स्टार्टर था। मुख्य भोजन एक सप्ताह बाद होने वाला विशाल भोज होगा। साहिल के रहने की व्यवस्था एक निजी निवास में की गई थी। बक ने साहिल को देखने और उसकी ताकत का पता लगाने के बाद वह उसके प्रति बहुत विनम्र हो गया। आखिरकार इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। साहिल कुर्सी पर बैठ गया और सिस्टम पैनल खोल लिया। अध्याय 995। कॉम्बैट।
Partial Cosmos Rank Combat Skills, Void Punch Entry Level, Air Crushing Slap Entry Level, Evil Splitting Sword Technique Entry Level, Skills, Ancient Traditional Medicine Expert, Lavish Points 20। उसके पास केवल 20 Lavish Points बचे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब Lavish Points बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने का कोई तरीका नहीं था। यदि वह चाहता था कि उसकी काया सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच जाए तो उसे कम से कम 1000 Lavish Points की आवश्यकता थी, जो 100 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स के बराबर था। वह इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता था? अन्य कॉम्बैट स्किल्स को सुधारने के लिए भी प्रत्येक लेवल के लिए 100 Lavish Points की आवश्यकता थी। वह ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसा खर्च कर सकता था, लेकिन ये बहुत कम होगा। 100 मिलियन गैलेक्सी डॉलर्स बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन फिर भी उन सभी को खर्च करने में उसे कुछ प्रयास करना होगा। हालांकि केवल एक अतिरिक्त Lavish Point प्राप्त करना बेकार होगा, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग व्यवहार्य नहीं थी। इसे करने का कोई और तरीका होना चाहिए था। पृथ्वी को खरीदने में 30 बिलियन का खर्च आया और उसने टिफिन परिवार की निगरानी के लिए मेटियोर चैम्बर से पूछने के लिए 10 बिलियन का उपयोग किया। अचानक साहिल की आंखें चमक उठीं। वह अब 30 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स के साथ पृथ्वी को खरीदने की नकल नहीं कर सकता था, लेकिन वह मेटियोर चैम्बर से टिफिन परिवार की और निगरानी करने के लिए कह सकता था। मेटियोर चैम्बर की महंगी फीस वही थी जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए साहिल ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए सिस्टम का उपयोग किया और मेटियोर चैम्बर से संपर्क करना शुरू किया। साहिल, हेलो, क्या टिफिन परिवार ने हाल ही में कोई कदम उठाया है? मेटियोर चैम्बर, हेलो सम्माननीय अतिथि, ग्रैंडमास्टर टिफिन और मिल्की वे बैटलशिप ने हाल ही में कोई कदम नहीं उठाया है। यदि कोई अपडेट होगा तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। साहिल, ठीक है, धन्यवाद। मैं मेटियोर चैम्बर को कुछ और करने के लिए नियुक्त करना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? मेटियोर चैम्बर, कृपया अपना अनुरोध बताएं। हम मेटियोर चैम्बर में मिल्की वे के भीतर कुछ भी स्वीकार करेंगे। साहिल, कुछ भी? मेटियोर चैम्बर, हाँ, कुछ भी। साहिल, मैं ग्रैंडमास्टर टिफिन को मारना चाहता हूं, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? साहिल ने ये पूछने के बाद घबराहट में इंतजार किया। अगर मेटियोर चैम्बर ऐसा कर सकता तो पृथ्वी का संकट अस्थायी रूप से टल जाता। साथ ही उसे बहुत सारे Lavish Points मिल सकते थे और उसकी ताकत में भारी सुधार होता। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा होगा। जल्द ही मेटियोर चैम्बर ने जवाब दिया। मेटियोर चैम्बर, हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत खर्च आएगा। साहिल उत्साहित था। हाँ, मेटियोर चैम्बर बहुत जबरदस्त है, वे इसे भी स्वीकार करेंगे। जहां तक कीमत की बात है, उन्होंने कहा कि इसमें उसे बहुत खर्च आएगा, लेकिन उसके पास 1 क्वाड्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स थे। क्या यह उससे भी ज्यादा होगा? इसके अलावा भले ही मेटियोर चैम्बर वह सब चाहता हो, साहिल बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाएगा। यदि वह सभी क्वाड्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स खर्च करता तो उसे कितने Lavish Points मिलते? यदि उन सभी का उपयोग उसकी कॉम्बैट पावर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता तो क्या साहिल इस गैलेक्सी में अजेय नहीं होता? उसे ऐसा अच्छा अवसर और कहाँ मिलता? जब मैं पृथ्वी पर था तब मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? साहिल खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। यदि वह पृथ्वी पर रहते हुए इसके बारे में सोच पाता तो उसे पृथ्वी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। साहिल, कितना? आप सीधे नंबर बता सकते हैं और मैं सहमत हो जाऊंगा। साहिल ने गर्व से उत्तर दिया। हालांकि मेटियोर चैम्बर के अगले उत्तर ने साहिल को ऐसा महसूस कराया जैसे वह सीधे स्वर्ग से नरक में गिर गया हो। मेटियोर चैम्बर, मुझे क्षमा करें सम्माननीय अतिथि, हम ग्रैंडमास्टर टिफिन की हत्या के लिए अब पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। आप केवल आकाश और पृथ्वी के अन्य खजानों या तारों वाले आकाश की सबसे कीमती सामग्रियों के साथ भुगतान कर सकते हैं। साहिल के दिल की गर्मी ठंडे पानी से भरी बाल्टी से शांत हो गई। मैं इसके लिए पैसे से भुगतान नहीं कर सकता। अभी वह अनगिनत Lavish Points प्राप्त करने और मिल्की वे में अजेय होने की कल्पना कर रहा था। अब उसे वास्तविकता ने सीधे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। उसे पता था कि यह मामला इतना सरल नहीं होगा। साहिल, आकाश और पृथ्वी के खजाने या कीमती सामग्री क्या हैं? साहिल ने अनिच्छुक महसूस करते हुए पूछना जारी रखा। मेटियोर चैम्बर, अभी आपके पास क्या है? साहिल, अभी मेरे पास बहुत कुछ है। आप एक का नाम बताएं और मैं देखूंगा कि मेरे पास वह है या नहीं। मेटियोर चैम्बर, क्या आपके पास कोई 9 टनिंग स्टार आयरन है? हमें उसका केवल 1 किलोग्राम चाहिए और फिर हम आपके लिए ग्रैंडमास्टर टिफिन को मार देंगे। साहिल भ्रमित था। 9 टनिंग स्टार आयरन आखिर क्या बला है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। मुझे ये कहाँ से मिलना चाहिए? अध्याय 996। मेटियोर चैम्बर के उत्तर ने सीधे तौर पर ग्रैंडमास्टर टिफिन को मारने के लिए पैसा खर्च करने के साहिल के विचार को कुचल दिया। हालांकि भले ही वह इसे एक बार में नहीं कर सका, लेकिन इसने साहिल के दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया। मेटियोर चैम्बर निश्चित रूप से अपना पैसा खर्च करने का एक शानदार जरिया था। साहिल सिस्टम के कंसीलमेंट के कारण अपनी स्थिति उजागर होने से नहीं डरता था। किसी भी मामले में उसे अब केवल Lavish Points की आवश्यकता थी।
इसलिए वह मेटियोर चैम्बर से कुछ जानकारी खरीदेगा। वह निश्चित रूप से किसी भी अन्य विधि की तुलना में इस तरह से पैसा तेजी से खर्च करेगा। साहिल के पास अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वह समय था। ग्रैंडमास्टर टिफिन किसी भी समय पृथ्वी की ओर जा सकते थे, इसलिए उनके पास उससे पहले ग्रैंडमास्टर टिफिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत होनी चाहिए थी, या उन्हें ग्रैंडमास्टर टिफिन को देरी करने का रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मेटियोर चैम्बर को मिल्की वे की आंतरिक कहानी के बारे में मिया से कहीं अधिक जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में अधिक जानकारी प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं होगी। साहिल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ग्रैंडमास्टर टिफिन की हत्या के बारे में भूल जाए, कीमत बहुत अधिक है, लेकिन टिफिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों की हत्या की कीमत क्या है? मेटियोर चैम्बर, यह इस पर निर्भर करेगा कि वह कौन है। हर किसी की प्रतिभा और स्टेटस अलग होता है, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से अलग होगी। आपको मुझे टारगेट का नाम बताना होगा और फिर हम मूल्यांकन करेंगे और आपको विशिष्ट कीमत बताएंगे। साहिल टिफिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों को नहीं जानता था। हत्या के बारे में भूल जाए। आखिरकार हर कोई पावन जैसा नहीं होता। कौन सुनिश्चित कर सकता है कि टिफिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के बीच सभ्य मानसिकता और कार्य नैतिकता वाला कोई व्यक्ति नहीं है? तारांकन साहिल उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो नफरत के कारण बिना किसी संकोच के दुश्मन के पूरे परिवार को मार दे। उसने पृथ्वी पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वह पृथ्वी के कानूनों से भी गहराई से प्रभावित था। साहिल उन लोगों के प्रति कभी नर्म नहीं होगा जिन्हें मारा जाना चाहिए, लेकिन वह उन लोगों को मारने में सक्षम नहीं होगा जो निर्दोष थे। वह उन प्राचीन नायकों के प्रसिद्ध शब्दों पर भी खरा नहीं उतर सकता था, वे एक को जाने देने की तुलना में गलती से 1000 को मारना पसंद करेंगे। इसलिए साहिल कभी भी नायक बनने के लिए नहीं बना था। बेशक वह वास्तव में अपने दिल में नायक नहीं बनना चाहता था। वह बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता था जो अपने घर और अपने प्रेमी की रक्षा कर सके। जहां तक उसने नाइन और लोन से यह सवाल क्यों नहीं पूछा, इसका कारण यह था कि वह उनकी एक बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसा होने के नाते वह मिल्की वे के बारे में कुछ पर्दे के पीछे की खबरों पर अपना पैसा खर्च करेगा। इसके बाद साहिल ने मिल्की वे में कुछ छिपी हुई जानकारी के बारे में पूछना शुरू किया। मूल रूप से ये सब प्रमुख ताकतों और मिल्की वे एम्पायर के बारे में था। साहिल ने सोचा था कि मेटियोर चैम्बर मिल्की वे एम्पायर के बारे में अंदरूनी जानकारी का सौदा नहीं करेगा। आखिरकार मिल्की वे एम्पायर मिल्की वे में सबसे विशाल ताकत थी और वे आकाशगंगा में सब कुछ नियंत्रित करते थे। हालांकि परिणाम ने उसे चौंका दिया। जैसा कि मेटियोर चैम्बर ने कहा था, जब तक साहिल भुगतान कर सकता था तब तक वे आकाशगंगा के भीतर हर कार्य को स्वीकार करेंगे। इसमें मिल्की वे एम्पायर के रॉयल फैमिली के लोगों की हत्या करना भी शामिल था। भले ही वे सफल हुए हो या नहीं, मेटियोर चैम्बर को ऐसी बात कहने की हिम्मत करने के लिए अभी भी अपार साहस की आवश्यकता थी। तभी साहिल को पता चला कि मेटियोर चैम्बर मिल्की वे एम्पायर से नहीं डरता था। ये किस तरह की शक्ति है? पृथ्वी पर भी एक ऐसी ताकत थी जो लोगों का पैसा लेती थी और उनके लिए आपदाओं को दूर करती थी, अंडरवर्ल्ड एलायंस। हालांकि वे ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि पर्याप्त पैसा होने पर वे पृथ्वी पर कुछ भी करेंगे। वे अभी भी सोमरलैंड और फाल्कोनिया को स्वतंत्र रूप से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि मेटियोर चैम्बर ने ऐसी बात कहने की हिम्मत की तो यह साबित हो गया कि उसकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। यह असंभव था कि मिल्की वे एम्पायर मेटियोर चैम्बर के अस्तित्व को न जानता हो, लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने अभी तक बाद वाले से छुटकारा नहीं पाया था। ये कुछ हद तक विचार उत्तेजक था। अध्याय 997। एक विशाल उल्कापिंड शून्य में तैर रहा था और मिल्की वे में कहीं एक खाली क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उल्कापिंड के ऊपर एक शानदार लॉफ्ट था और लॉफ्ट के ऊपर 3 चमकते शब्द थे। मेटियोर चैम्बर। ये वह मेटियोर चैम्बर था जिसने दावा किया था कि वह मिल्की वे के दायरे में कुछ भी कर सकता है जब तक कि कीमत पर्याप्त हो। विशाल मेटियोर चैम्बर में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी हर किसी ने सोची थी। ये काफी शांत था और शायद ही कोई आवाज थी। पूरा मेटियोर चैम्बर अजीब तरह से शांत था। यह विश्वास करना कठिन था कि जिस इकाई ने मिल्की वे की सभी ताकतों को भारी सिरदर्द दिया था, यहाँ तक कि मिल्की वे एम्पायर को भी, वह दूर की पृष्ठभूमि में इस सूक्ष्म कण में स्थित थी। विशाल मेटियोर चैम्बर का आंतरिक भाग केवल 2 या 3 वर्ग मीटर माप के अनगिनत छोटे कमरों में विभाजित था। प्रत्येक कमरे में एक आकृति थी जो कमरे में उपकरणों का संचालन कर रही थी और मेटियोर चैम्बर के साथ सौदे करने वाले मिल्की वे के सभी लोगों को उत्तर दे रही थी। जो कोई भी इस दृश्य को देखेगा वह चकित रह जाएगा, क्योंकि ये आकृतियां मांस और रक्त से बने मनुष्य नहीं थे। इसके बजाय वे रोबोट थे। वे मिल्की वे में मनुष्यों के सवालों के लगातार जवाब दे रहे थे और वे बिल्कुल भी रोबोट की तरह नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वे मानव प्राणियों की तरह थे जिनके अपने विचार थे और वे प्रत्येक बहुत जानकार थे। साहिल ने मेटियोर चैम्बर के कर्मचारियों के साथ व्यापार किया, अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार पैसा खर्च किया। यदि वह जानता कि उसके साथ व्यापार करने वाला व्यक्ति रोबोट है तो वह निश्चित रूप से चौंक जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उसने चैट की थी
वह साहिल द्वारा मिल्की वे के बारे में पूछे गए लगभग किसी भी चीज़ के बारे में जानता था। हालांकि जब कुछ प्रमुख मुद्दे शामिल होते थे तो दूसरे पक्ष को अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए, जब मिल्की वे एम्पायर के रॉयल फैमिली के बारे में मुख्य गोपनीयता के मुद्दों पर जानकारी की बात आती थी, साहिल इतना ऊब गया था कि उसने सीधे मेटियोर चैम्बर से पूछ लिया कि मिल्की वे एम्पायर के सम्राट के कितने नाजायज बच्चे हैं। बेशक कुछ जानकारी ऐसी थी जिसे वह पैसे से हासिल नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, साहिल जानना चाहता था कि चूंकि मिल्की वे एक लेवल 3 सभ्यता है तो लेवल 4, 5, 6 सभ्यताओं को क्या कहा जाता था। वे मिल्की वे से कितनी दूर थीं और उनकी तकनीक कितनी उन्नत थी। साहिल को इस जानकारी के लिए गैलेक्सी डॉलर से कहीं अधिक भुगतान करने की आवश्यकता होगी, इसलिए साहिल ने इस जानकारी को प्राप्त करने में समय बर्बाद नहीं किया। अब वह टफिन परिवार की स्थिति को पूरी तरह समझ गया था। इससे उसे भविष्य में टफिन परिवार के साथ व्यवहार करने के लिए एक निश्चित मानसिक तैयारी भी मिली। मेटियोर चैम्बर लंबे समय से अस्तित्व में था। कड़ाई से कहें तो वे वास्तव में मिल्की वे में स्थानीय शक्ति नहीं थे। इसके बजाय वे कई साल पहले अचानक मिल्की वे में दिखाई दिए। उस समय इसकी अचानक उपस्थिति ने एक खूनी तूफान पैदा कर दिया था। यह एक भगवान की तरह था और यदि आप उन्हें पर्याप्त भुगतान करते हैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता था। इसने उस समय मिल्की वे में कई ताकतों का ध्यान भी आकर्षित किया। शुरू में बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे उनके एक के बाद एक कमीशन हकीकत बनते गए, सभी ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अंत में मिल्की वे की सभी प्रमुख ताकतों ने, जिनमें मिल्की वे एम्पायर भी शामिल था, इस इकाई को खत्म करने के लिए हाथ मिला लिया जो उनकी स्थिति को खतरा पैदा कर सकती थी। हालांकि परिणाम निराशाजनक था। कोई नहीं जानता था कि उस युद्ध के दौरान क्या हुआ था। वे केवल इतना जानते थे कि मिल्की वे में भाग लेने वाली सभी ताकतों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन मेटियोर चैम्बर आज तक बना हुआ है। हालांकि उन्हें मेटियोर चैम्बर को नियुक्त करने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी होगी, खासकर उन लोगों को जो किसी की हत्या करने के लिए उन्हें कमीशन देंगे। मूल रूप से क्लाइंट के लिए मेटियोर चैम्बर की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, साहिल को उन्हें 1 किलोग्राम 9 टनिंग स्टार आयरन देने की जरूरत थी यदि वह चाहता था कि वे ग्रैंड मास्टर टफिन को मार दें। ये कुछ ऐसा था जिसे पूरे मिल्की वे में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसलिए साहिल के पास ये कैसे होगा। सब कुछ के बावजूद मेटियोर चैम्बर अभी भी मिल्की वे में गर्व से खड़ा था। यह एक निर्विवाद सत्य था। उस युद्ध के बाद से मिल्की वे की सभी ताकतों ने मेटियोर चैम्बर के अस्तित्व को भी स्वीकार कर लिया। किसी ने भी इस इकाई को फिर से नष्ट करने का प्रस्ताव कभी नहीं दिया था। अध्याय 998। खट 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 खट। अपने दरवाजे पर दस्तक सुनकर मेटियोर चैम्बर के साथ साहिल की चर्चा रुक गई। वह खड़ा हो गया और समय की ओर देखा। बिना जाने ही एक रात बीत चुकी थी। साहिल ने सिस्टम पैनल की ओर देखा। होस्ट साहिल खुराना। बैलेस 9 क्वाड्रिलियन 999 ट्रिलियन 905 बिलियन 368 मिलियन गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी कॉस्मॉस लेवल 10। माइंड कॉस्मॉस लेवल 10। कॉम्बैट पार्शियल कॉस्मॉस रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच एंट्री लेवल जोड़, एयर क्रशिंग स्लैप एंट्री लेवल जोड़, एविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एंट्री लेवल जोड़। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट जोड़। लेविश पॉइंट्स 610। पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इसका फल मिल गया था। साहिल ने 59 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स खर्च किए और उसे 590 लेविश पॉइंट्स मिले। हालांकि यह उसकी काया को सेलेस्टियल रैंक तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उससे बहुत दूर नहीं था। एक और रात की कड़ी मेहनत के बाद उसे वहां होना चाहिए। इसके अलावा उसने मिल्की वे के आंतरिक कामकाज के बारे में भी बहुत कुछ सीखा, खासकर टफिन परिवार के बारे में। साहिल टफिन परिवार की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में लगभग वह सब कुछ जानता था जो वह सोच सकता था, जिसमें उनके पूर्वज भी शामिल थे। हालांकि वह पहले से ही लगभग वह सब कुछ जानता था जो उसे जानने की आवश्यकता थी, तो उसे आज रात क्या पूछना चाहिए। मेटियोर चैम्बर काफी जबरदस्त था, लेकिन साथ ही यह अजीब भी था। साहिल को विशिष्ट प्रश्न पूछने पड़ते थे और फिर वे संदेश के महत्व के आधार पर कीमत तय करते थे और फिर भुगतान के बाद उसका उत्तर देते थे। यदि साहिल उनसे कोई व्यापक प्रश्न पूछता तो वे बिल्कुल भी उत्तर नहीं देते। उदाहरण के लिए, साहिल को टफिन परिवार के बारे में एक बार में एक ही प्रश्न पूछना होता था। वह ये नहीं कह सकता था कि वह टफिन परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, क्योंकि इसे अस्वीकार्य माना जाता था। खट 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 खट। किसी ने फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। साहिल आंगन में गया और दरवाजा खोला। मिया दरवाजे के बाहर खूबसूरती से खड़ी थी। क्या हुआ मिया? साहिल ने पूछा। क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऊब गई हूँ? मिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वह साहिल से अभी अभी मिली होती तो उसने साहिल से इस तरह बात करने की हिम्मत कभी नहीं की होती। वह आधे महीने से हर दिन साहिल के साथ थी, इसलिए मिया को अभी भी साहिल के बारे में एक निश्चित समझ थी।
वास्तव में परिचित होने के बाद साहिल काफी मिलनसार हो गया था और वह उतना दुर्गम नहीं था जितना वह शुरुआत में लगता था। तुम बहुत मजाकिया हो मिया, अंदर आओ। साहिल एक तरफ हट गया और मिया को अंदर आमंत्रित किया। मिया आंगन में प्रवेश करने के बाद साहिल के साथ बैठने के लिए लिविंग रूम में गई। उसके बाद साहिल ने मिया के लिए एक कप चाय डाली। धन्यवाद। चाय का कप लेने के बाद मिया ने कहा। साहिल ने अपने लिए भी कुछ डाली। फिर वह बैठ गया और पीने लगा। उस समय उसे चाय पसंद नहीं थी, हालांकि उसने धीरे धीरे इसे पसंद करना सीख लिया। चाय पीने से वह शांत हो जाता था। मास्टर साहिल, मैं यहाँ आपसे कुछ सांसारिक ज्ञान के बारे में बात करने आई हूँ, मिया ने कहा। सांसारिक ज्ञान, तुम्हारा क्या मतलब है? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। मिया ने अपना वाक्य फिर से तैयार किया और परोक्ष रूप से कहा, मैं ये कैसे कहूँ? आपको मास्टर फर्गस और बक से मिलते ही लड़ने की जरूरत नहीं है, जिससे स्थिति सभी के लिए कठिन हो जाए। ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तुरंत साहिल समझ गया कि मिया यहाँ क्यों थी। अध्याय 999। मिया, तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मुझे मिलते ही उनका अपमान नहीं करना चाहिए, है ना? आखिरकार ये किसी और का इलाका है और अंत में नुकसान मेरा ही होगा, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मिया एक पल के लिए दंग रह गई और थोड़ा झिझकते हुए बोली, तो आप समझते हैं मास्टर साहिल? मुझे क्यों नहीं पता होगा? मिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने सालों तक बाहर एक्सप्लोरिंग करने के बाद मैं समाज से कट गया था? फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि मास्टर फर्गस कौन है? वह कौन है? उनका सरनेम कैलिस्टो है और हर कोई उन्हें मास्टर फर्गस कहता है। मैंने आपको मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों के बारे में बताया था, याद है? आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वह कौन है। तुम्हारा मतलब कैलिस्टो परिवार से है, जो मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल, और वह कैलिस्टो परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में बहुत उत्कृष्ट हैं और उन्हें भविष्य में कैलिस्टो परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। क्या वह इतना अद्भुत है? तो मास्टर साहिल, उन्हें नाराज करने से आपका कोई भला नहीं होगा। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैं उनके साथ मध्यस्थता करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरा उनके साथ काफी अच्छा रिश्ता है। मिया ने उम्मीद के साथ साहिल की ओर देखा। साहिल अवाक रह गया। क्या मैंने उसे नाराज किया? वह वही था जिसने पहली बार मिलने पर हत्या का इरादा दिखाया और मुझे मारना चाहता था, ठीक है? और यह सब तुम्हारी वजह से है कि फर्गस मुझे मारना चाहता है। जहां तक मिया ने उसे फर्गस के साथ सुलह करने के लिए ले जाने की बात कही थी, वह ऐसा नहीं करे तो बेहतर है। यदि उन्होंने ऐसा किया तो फर्गस गुस्से में सीधे साहिल को मारने की कोशिश कर सकता है। तब तक साहिल खुद को रोक पाने में असमर्थ होने के कारण निश्चित रूप से फर्गस को मार डालेगा। बहुत बढ़िया, मैंने अभी तक टिफिन परिवार के साथ मामला नहीं सुलझाया है और अब यहाँ कैलिस्टो परिवार आ गया है, साहिल ने सोचा। हे भगवान, कृपया मेरे लिए मुसीबतें पैदा करना बंद करें। मिया ही एकमात्र थी जो इस सब के पीछे का कारण नहीं जानती थी। मिया, रहने दो, साहिल ने मना कर दिया। क्यों? मास्टर साहिल, मास्टर फर्गस का बैकग्राउंड कमजोर नहीं है और आप अभी कोर में लौटे हैं। यह आपके भविष्य के विकास के लिए हानिकारक होगा। भले ही आप उनसे डरे न हो, लेकिन दुश्मन की तुलना में दोस्त होना बेहतर है ना? मिया ने सलाह दी। वह वास्तव में साहिल का ख्याल रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि साहिल इतने बड़े आदमी को नाराज करे। यदि फर्गस कैलिस्टो परिवार का मुखिया बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होते तो वह मिल्की वे एम्पायर के प्रति भी एक दुर्जय शक्ति होते। बड़ी क्षमता वाले इस तरह के व्यक्ति को नाराज करने का कोई फायदा नहीं था। साथ ही मिया को नहीं लगता था कि साहिल के पीछे की ताकत कैलिस्टो परिवार से लड़ सकती है। आखिरकार कैलिस्टो परिवार 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा वे टिफिन परिवार की तुलना में मीलों अलग थे, एक ऐसा परिवार जो 8 प्रमुख परिवारों के बीच अपनी स्थिति खोने वाला था। वैसे, क्योंकि मुझे फर्गस पसंद नहीं है। भले ही वह सतह पर एक कुलीन जैसा दिखता हो, लेकिन वह अंदर से भयावह और तुच्छ है। मुझसे मत पूछो कि मैं कैसे जानता हूँ। वैसे भी मैं बस उसके साथ सुलह नहीं करना चाहता और मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता, साहिल ने लापरवाही से कहा। भले ही उसने मिया को इसके बारे में भूलने के लिए ये कहा था, लेकिन उसने जो कहा वह सीधे मिया के दिल में उतर गया। फर्गस सार्वजनिक और गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने उसे कभी जवाब नहीं दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि फर्गस बहुत अधिकार जताने वाला था और जब वह उसके साथ होती थी तो वह अक्सर दबाव महसूस करती थी। यह एक महिला का अंतर्ज्ञान था और यह आमतौर पर बहुत सटीक था। उसने अब उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि साहिल ने बात बिल्कुल सही पकड़ी थी। मास्टर साहिल, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मास्टर फर्गस उस तरह के व्यक्ति हैं? मिया ने पूछा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी आंतरिक भावना है। आप विश्वास न करने का चुनाव कर सकती हैं, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करूंगा, साहिल ने उत्तर दिया।
मैं आप पर विश्वास करती हूँ मास्टर साहिल, लेकिन आपको मेरे साथ चलना चाहिए, भले ही वह केवल उनसे माफ़ी मांगने के लिए ही क्यों ना हो। यदि नहीं तो मास्टर फर्गस अधिकार मिलने के बाद आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। मिया, तुम बहुत मासूम हो। भले ही मैं फर्गस के सामने घुटने टेक दूं, उसके जैसा व्यक्ति मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा मैं उससे डरता नहीं हूँ, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? वह जो भी करे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, साहिल ने बेपरवाही से कहा। साहिल को ये कहते सुन मिया ने जिद करना बंद कर दिया। मुख्य बात यह थी कि मिया को लगा कि साहिल बहुत तर्कसंगत था। शायद यही वह कहावत थी, मुझसे प्यार करो तो मेरे कुत्ते से भी प्यार करो। अध्याय 1000। मिया सुबह सवेरे साहिल को ढूंढने गई थी। ये खबर तुरंत फर्गस तक पहुंचा दी गई। टूटने की आवाज। फर्गस ने सीधे अपने हाथ का कप पटक कर तोड़ दिया। साहिल सच में अपनी किस्मत आजमा रहा है। मेरी औरत को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह मरना चाहता है? फर्गस दहाड़ उठा। उसकी नज़र लंबे समय से मिया पर थी और वह मिया को पहले ही अपना मान चुका था। अब ये गुंडा जो कहीं से भी प्रकट हो गया, वह उससे चोरी करने वाला था। इसके अलावा वह वही था जिसने अप्रत्यक्ष रूप से इसका कारण बनाया था। वह पागलपन महसूस क्यों नहीं करेगा? यदि उसने स्पेस पायरेट्स को मिया को रोकने की व्यवस्था नहीं की होती तो साहिल को उसे बचाने का मौका कैसे मिलता? वे दोनों एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं पाते। मास्टर फर्गस, कृपया शांत हो जाएं। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि साहिल कौन है, हमें पीछे हटना चाहिए। अभी आपके लिए कैलिस्टो परिवार की युवा पीढ़ी के मुखिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, हीथक्लिफ ने उसे मनाया। हीथक्लिफ, तुम्हें क्या लगता है कि साहिल की क्या पहचान है? बक हमेशा जिद्दी और अड़ियल रहा है, इसलिए ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो उसे सार्वजनिक रूप से खुद को रोकने के लिए मजबूर कर सकें। मैं भी यह समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने मिल्की वे के आसपास खुराना नाम के किसी बड़े व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। बेशक यह असंभव नहीं है कि वे अंधेरे में छिपे हों। आखिरकार मिल्की वे बहुत बड़ा है। मास्टर फर्गस, आप पता लगाने के लिए बक के पास जा सकते हैं। उसे इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। फर्गस ने थोड़ी देर सोचा और हीथक्लिफ की सलाह मानने और बक के पास जाने का फैसला किया। वह भी एक नाजुक दौर में था। फर्गस अभी भी जानता था कि एक महिला और कैलिस्टो परिवार की युवा पीढ़ी का मुखिया होने के बीच किसे प्राथमिकता देनी है। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात कैलिस्टो परिवार की युवा पीढ़ी के मुखिया का पद प्राप्त करना था। मिल्की वे एम्पायर के मंत्री की बेटी से शादी करने के बाद वाले के समर्थन से उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। फर्गस हीथक्लिफ को उस महल में ले गया जहां बक रहता था और उसने बक को ढूंढ लिया। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं मास्टर फर्गस, बक ने प्रत्येक हाथ में एक सुंदर और मोहक महिला को पकड़े हुए कहा। बक, मैं तुम्हारे साथ बात को घुमाऊंगा नहीं। साहिल कौन है? कृपया मुझे बताओ, फर्गस ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मुझे कैसे पता होगा? ये पहली बार है जब मैं इस साहिल नाम के व्यक्ति से मिला हूँ। यदि आप साहिल की पहचान जानना चाहते हैं तो आपको डांस फेरी से पूछना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए? बक, एक सीधा व्यक्ति कटाक्ष का सहारा नहीं लेता। हर कोई तुम्हारे स्वभाव को जानता है। यदि तुम इतने सारे लोगों के सामने साहिल के प्रति नर्म व्यवहार करते हो तो तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, इसलिए इसे और मत छिपाओ। मास्टर फर्गस, आपने गलत समझा। मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसके बजाय मैं बस डांस फेरी की खातिर ऐसा कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने डांस फेरी को आमंत्रित किया है और साहिल ने उसकी जान बचाई। यदि मैं साहिल से लड़ता हूँ तो डांस फेरी निश्चित रूप से इसमें उलझ जाएगी। मुझे बताओ, तब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सभी को बताया कि डांस फेरी कुछ दिनों बाद मेरे भोज में डांस करेगी। मैं गैलेक्सी का हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने फिलहाल इसे सहन कर लिया, बक ने समझाया। बेशक वह फर्गस को सच नहीं बताएगा। उसने तो यहाँ तक चाहा कि मिया की वजह से वे दोनों आपस में लड़े ताकि वह देख सके कि कौन अधिक शक्तिशाली है। ये निश्चित रूप से देखने लायक दृश्य होगा। फर्गस बोला नहीं। इसके बजाय उसने काफी देर तक बक को घूर कर देखा। वह न्याय कर रहा था कि क्या बक सच बोल रहा है। अचानक सामने आए एक छोकरे ने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत की, बकलुजिन, और वह ये तुम्हारे प्लैनेट बाउंडलेस पर भी कर रहा है। क्या तुम सच में इस शिकायत को निगल सकते हो? फर्गस ने पूछा। ये कैसे संभव है? मैं केवल फिलहाल के लिए ऐसा कर रहा हूँ। भोज के बाद मैं उस बच्चे को मेरा अपमान करने का अंजाम दिखाऊंगा। हालांकि तुम भी उसके साथ अनबन में लग रहे हो, है ना? हर कोई जानता है कि तुम डांस फेरी को पसंद करते हो, इसलिए साहिल ऐसा करके तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है, बक ने चिंतन किया। चूंकि तुम जानते हो कि साहिल हमारा साझा दुश्मन है, तो हम मिलकर काम क्यों नहीं करते? फर्गस ने पूछा। नहीं, तुमने कहा था कि साहिल एक छोकरा है जो अचानक कहीं से आ गया। यदि दूसरों को पता चलता है कि तुम इस तरह के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो और यहाँ तक कि मेरी मदद भी मांगी है, तो क्या मैं बहुत बुरा नहीं लगूंगा?
यदि तुम इसे सहन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते तो मैं स्वाभाविक रूप से भोज के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बक ने मना कर दिया। उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह साहिल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। इसके बजाय वह चाहता था कि फर्गस ये सोचे कि जब तक फर्गस शांत रहेगा वह कुछ करेगा। बक जानता था कि एक रईस की तरह दिखने के बावजूद फर्गस वास्तव में बहुत संकीर्ण सोच वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।